नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? पैसा हाथ की मैल है, मतलब पैसा अस्थायी है, पैसा रुकता नहीं है। पैसा हाथ की मैल है, कहने का मतलब यह है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा हाथ की मैल है, कहने का मतलब पैसा महत्वपूर्ण होते हुए भी अमूल्य नहीं है। ये फिलॉसफी लेके चलिए तो आप लिख पाएंगे। अगर नॉर्मल ऐसे लिखेंगे तब तो बड़ा घटिया टाइप का निबंध हो जाएगा, है ना? कि जिनके पास पैसा है वो कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, ऐसे निबंध नहीं लिखा जाएगा। चलो, कैमरा टेढ़ा है। तो आज के सेशन में हम लोगों का प्रयास ये होगा कि हम लोग आपकी सारी समस्याएं, जैसे कुछ कॉमन समस्याएं हमने यहाँ पे नोट की हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक करके सारे लोग बता दें कि निबंध लिखने में क्या दिक्कत आती है और उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बस निबंध लिखना आ जाए। आपको क्या दिक्कत आती है निबंध लिखने में? फ्रैंकली बताइएगा, तेज बताइए, जल्दी। कहाँ से शुरू करें? दो भी बता सकते हैं, तीन भी बता सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे करें और भाषा कैसी हो, विचारों में ही वोकैब आपका आ गया, इसको मैं नोट किए दे रहा हूँ। अगला बताइए, अगर दिक्कत होती है तो बताइए, नहीं होती है तो जबरदस्ती कोई नहीं। बुद्धि नहीं काम करेगी। थॉट्स यानी कि विचार, विचार। आप बताएं, आपके साथ समस्या है कि विचार बहुत ज्यादा है। विचारों का क्या है? चलो इस हाँ, हाँ, उसको अभी छोड़ दीजिए। वो अभी नहीं, अभी ये हो जाने दीजिए, नहीं तो एक डेढ़ घंटे मैल साफ करेंगे, हैंड वॉश भी खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं अगर दोहराव की समस्या है, ये बहुत बढ़िया बात आपने, दोहराव की समस्या है। बताइए और आगे। हम्म, हाँ, हम्म, बता रहे हैं, उसको बताएं। हम्म, ठीक है, अगला, नेक्स्ट। इसमें से मत बताइए, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। अगर इसके इसमें से है तो ठीक है, नहीं तो केवल यही मत बताइए, आपकी जो हो वो बताइए। हाँ, ठीक है, धर्मेंद्र आपको कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट आप। हाँ, ठीक है, क्रमबद्धता। नेक्स्ट, ठीक, क्रम, क्रमबद्धता। निश्चित आपको, आपको ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये यही कॉमन समस्याएं जो लगभग इस पूरे ब्रह्मांड में कोई निबंध लिखने चलता है उसको यही कॉमन समस्याएं आती हैं। आरओ में एक चीज स्पेशल हो जाती है कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में निबंध कैसे लिखें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर आरओ में फोन आएगा तो वो यही कहेंगे कि सर मेरा मीडियम इंग्लिश है और इसमें तो निबंध है, ऐसे हम लिख नहीं सकते। पीसीएस में, आप पीसीएस में आपको पता है, चाहे हिंदी में निबंध लिखिए, जीएस अंग्रेजी में लिखिए, ये पता है? ये भी होता है कि चाहे आप जीएस इंग्लिश में लिख रहे हैं और निबंध आप हिंदी में लिख रहे हैं, और हिंदी का पेपर भी आप हिंदी में दे सकते हैं वहां। एक लड़की का फोन आया हमारे पास, उसने कहा कि आपकी टेस्ट सीरीज में तो बहुत गड़बड़ है। तो हमने कहा क्यों? तो जीएस तो बाइलिंगुअल है, लेकिन हिंदी का पेपर केवल हिंदी में दिया है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदी आरओ की टेस्ट सीरीज में। तो हमने कहा तो उसमें हिंदी में, हिंदी भी, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम लैंग्वेज शिफ्ट कर रहे हैं तो वो तब भी हिंदी रह जा रहा है, वो अंग्रेजी हो ही नहीं रहा है। हिंदी तो ठीक है लेकिन वो अंग्रेजी में होना तो चाहिए। मैं डीयू से पढ़ी हूँ, मैं हिंदी जानती नहीं हूँ। हमने कहा वो हिंदी की, आप अपनी कमी को छुपाने के लिए ना करिए, हमारा पैसा वापस कर दीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, उनको लगता है नहीं, सिलेबस सिलेबस पता होता है, लेकिन उनको ये लगता है ना कि चलो ठीक है कुछ होगा, ऐसा चलो देख लेते हैं, ऐसा ही होगा, सरल हो जाए हमारे लिए, पहली बार पेपर दे रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठा होता है। देखिए, आपका जो दिमाग है, आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी उसमें बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं। आप सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, जैसे हम आपसे कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं।
कुछ सोच रहे होंगे, इस पेन के बारे में सोच रहे होंगे, मेरे पक्के बालों के बारे में सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति डाई नहीं लगाता है, नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। ठीक है ना। आप अपने बारे में तुलना कर रहे होंगे कि मैं तो डाई लगाती हूँ, अभी पिछले महीने इनके हरे थे, है ना। तो कहने का मतलब मेरे ये है, बहुत सामान्य सी बात, कि आप कुछ ना कुछ ऐसे ही सोच रहे होते हैं और अनवरत सोचते हैं। साइंटिफिक अध्ययन ये बताता है कि आप सो रहे होते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। सपने आते हैं ना, माना जाता है कि सपने वही आते हैं जैसा कि आप चीजों को देखते हैं, लेकिन कई बार बड़ा अनायास सपने आते हैं। एक दिन मैंने देखा मैं कुत्ते की सवारी कर रहा हूँ और कुत्ता पूरा वो बढ़िया सा वो है, बहुत हैवी सा कुत्ता है, मैं बैठा हूँ राजा की तरह मैं जा रहा हूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, बड़ा अजीब सा सपना है। सांप से मुझे बड़ा डर लगता है, मैं अक्सर सांप देखता हूँ कि सांप ने मुझे घेर लिया है। ये मैं अपनी, जैसे आप लोग निबंध लिखे हो तो मैं भी अपना लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये रियल बात है। सांप से मुझे रियल लाइफ में भी बहुत डर लगता है और सपने में मुझे सांप बहुत दिखते हैं। अब मैं सोच रहा होता हूँ, आप भी सोच रहे होते हैं। तो आप जब ये कहते हैं कि आपके पास विचार नहीं है, तो विचार तो आपके पास बहुत है। और विचार होने का मतलब ये भी नहीं है, एक एक चीज हम लेके चलते हैं। अगर हम विचारों के भंडार की बात करें, विचार की बात करें, तो ये भंडार है आपके पास। विचार बहुत ज्यादा है, विचार इतने ज्यादा है कि इसका पूरा भंडार है आपके पास। और विचार का ये मतलब नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के मन में ही विचार आते हैं। तो आप कतई मत सोचिएगा कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए विचार आ रहे हैं। हमारे घर में एक हमारा ट्रैक्टर का ड्राइवर था, दुर्भाग्य है कि अभी वो नहीं रहा, नाम था हरिकिशुन। हमारे घर में बचपन से ही काम करता था, बीडीसी भी बाद में वो बना था, वो ऐसी सीट थी तो हम लोगों ने लड़ाया तो वो बीडीसी बना। अभी वो खत्म हो गया, उसको टीबी हो गई, बीड़ी बहुत पीता था। तो उसके में एक बहुत बड़ी मतलब क्वालिटी थी। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत किस्सेबाज होते हैं, किस्सा सुनाते हैं, किस्सा समझ रहे हो, कहानी। वो बहुत बड़ा किस्सेबाज था। हम लोग शाम को जब बैठते थे तो वो किस्से सुनाता था और उसको कोई किस्सा याद नहीं था। उसके में इतनी ज्यादा क्षमता थी कि वो बनाता रहता था, बनाता रहता था, बनाता रहता था, 2.5 2 3 3 घंटे, और लगता था कि बिल्कुल ये कोई बहुत बड़ा लेखक है। स्कूल कभी गया नहीं था, कभी स्कूल नहीं गया। नाम अपना किसी तरीके से हम लोगों ने सिखाया था, पापा लोगों ने, तो वो किसी तरीके से, मतलब हरि किशुन नाम था, तो वो ऐसे करके फिर किसी तरीके से रा यहाँ आ जाता था, फिर ऐसे में आता था, तो किसी तरीके से लिखता था, बाकी अंगूठा टेप। लेकिन उसकी किस्से बनाने की क्षमता इतनी ज्यादा कि आपको सुनाएगा, वो एक से एक इमेजिनेशन उसमें रहते थे। राजा पे घोड़े से जा रहे हैं, अरे जैसे लगता था कि बिल्कुल घोड़ा आ गया, खटपट खटपट दौड़ रहा है। तो विचार आने का मतलब कोई ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आ रहा है। विचार बच्चों को भी आता है, बदमाशी वाला आता है ना। विचार मोदी जी को भी आ रहा है, विचार अमेरिका का भी दुर्भाग्य है कि उसको भी आ रहा है। ठीक है ना। तो विचार सबके पास आते हैं, पूरे दिन आप लाखों करोड़ों की संख्या में विचार आपके दिमाग में आते हैं, और आप सोच विचार कर बहुत कम चीजें हैं जो कर पाते हैं, बाकी चीजें ऐसे ही वेस्ट चली जाती हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे नल आपने खोला मुंह धुलने के लिए, तो उसका कहीं 1 लीटर में 100 ml आप यूज करते हैं, बाकी बहा करता है ऐसे ही। अब विचार तो बहुत है। अब समस्या यह है कि जब आप निबंध लिखते हैं तो आपके साथ समस्या यह है कि जो टॉपिक है, विचार जो होने चाहिए इसके संदर्भ में होने चाहिए। ठीक है, जैसे विचार तो बहुत आ गए। जैसे हमने कहा कि आप अपने पर निबंध लिखिए, तो आपने सबने लिखा, और लिखने के बाद अब आप लोग जज कर रहे हैं कि हमने अपनी 10% बायस लाइफ लिख दी है। आप विचार कर रहे हैं कि हमने थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहिए था, है ना। उस समय विचार कैसे आए, जैसे विचार अगर आए तो टॉपिक से रिलेटेड उस समय विचार कैसे आए, बस मुद्दा केवल यह है। और विचार रिलीवेंट हो, लिखने लायक हो। अब बात आती है कि इन विचारों को, मान लो कि आपने सोच लिया, जैसे आपने सोचा आपके बारे में, तो संदर्भ तो आपको मिल गया कि टॉपिक है, इस बारे में सोचना है। अब थोड़ा सा इसको और रिफाइन करें, जैसे हम अगर कहें कि आपको अपनी विशेषता बतानी है तो आसान हो जाएगा काम। आपको अपनी कमियां बतानी है तो काम आसान हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि आपको अपनी सफलताएं बतानी है तो काम आसान होगा। आपको अपना बचपन बताना है, आपको अपने भविष्य की योजना बतानी है, आपको वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं ये बताना है, तो काम आसान हो गया ना। मेरी बात आप शायद समझ रहे हो गया ना आसान। यानी कि विचारों को संकेंद्रित करने का सबसे अच्छा माध्यम ये हो सकता है कि हम उनको टुकड़ों में बांट लें। तो सेंटर में है नीरज, है ना। अब नीरज पे अगर निबंध लिखना है तो नीरज का सबसे पहले निबंध लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बचपना।
इन्होंने कल हमसे बताया कि जब ये लिखेंगे निबंध तो लिखेंगे कि वो कार्तिक महीने की वो रात थी, कालिमा छाई हुई थी, उस मेढक एक तरफ टर्र टर्र बोल रहे थे, उसी के बीच में मेरे घर में एक व्यक्ति का अवतरण होता है, मेरी पीढ़ियां तर जाती हैं, उसका नाम रखा जाता है विनोद। अब ये लिखेंगे, मैं बात समझिएगा, ये ऐसे ही बताया मुझे, बड़ा अच्छा था ना, और अच्छा लिखा जा सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ही, तो तुलसीदास लिखते हैं या ऐसे ही लिखते हैं, आप जैसे लेखक लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। और फिर जब बच्चा ने पहली किलकारी मारी तो चारों तरफ पूरे गांव में एक हर्षमय वातावरण विकसित हो गया, मंगलमय गान होने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, कमल सारे खिल गए, पुष्प में एक अलग सी महक आने लगी, घर के लोग नाच गान कर रहे थे, लड्डुओं की पूरे डल्लप डल्लप लड्डू आए ट्रॉली ट्रॉली भर के, बांटे जा रहे थे, लोग लड्डुओं में ही सने हुए थे, हफ्तों तक लड्डू खाते रहे। कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है ना, कहने का मतलब विचार है, आ रहा है। तो सबसे पहले आप बचपना लिखेंगे, बचपना के बाद में आप क्या करेंगे, इनकी स्कूलिंग जहां से स्टार्ट होगी, यानी कि आप आएंगे पढ़ाई लिखाई पे, आएंगे कि नहीं, फिर इनके बारे में आप लिखेंगे कि इनका करियर कैसे बन रहा है, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, फिर इनकी, अब अभी तक की बात है तो यही है, फिर इनकी ये भविष्यगत योजनाएं क्या है ये आप लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे कि इनके जीवन का जब ये बूढ़े हो जाएंगे, ये जो इनके अंगूर जैसे गाल हैं जब किशमिश में तब्दील हो जाएंगे, किशमिश अंगूर से ही बनती है ना, मुनक्का भी ऐसे ही बनता है, मुनक्का वाला अंगूर बड़ा होता है, उसका छोटा है, तो ये जितने किशमिश है, ठीक है, ये क्या होगा, मतलब अंगूर है, ये किशमिश हो जाएंगे। तो यानी कि बुढ़ापा जो है आपका, वो आप कैसे काटना चाह रहे हैं, बुढ़ापा क्या मनाली ट्रांस पे जाके वो वाला गाना गाना चाह रहे हैं, जैसे अनुपम खेर ने गाया था, पगला गए थे, है ना, बिगड़ा मिजाज मेरा फूक के ग्रास, है ना, कौन सा गाना है, मनाली ट्रांस गाना सुनना आज, अच्छा गाना है, हनी सिंह की टीम ने गाया है उसको, ठीक है। तो ऐसी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, या मथुरा में जाके राधे राधे करना चाह रहे हैं, या अयोध्या के किसी मंदिर में सफाई सुथराई करेंगे, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, कैसीनो प्लेयर बन जाएंगे, खूब कमाएंगे फिर उड़ाने लगेंगे, बहुत सारी चीजें है ना। तो अब आप ये सारी चीजें अगर बांट दी जाए तो आप बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, और अंत में एक सार लिख देंगे कि ये जो व्यक्ति है बड़ा रंगीन मिजाज का आदमी है, कुछ भी लिखेंगे, आसान लगने लगा ना, है ना। अब जब आप इनके बारे में लिख रहे हैं तो एक पॉइंट और बना लेंगे कि इनके सकारात्मक पॉइंट क्या रहे, नकारात्मक क्या रहे, है ना, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आसान हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई टॉपिक चुनेंगे तो अब इसको हम जरा नीरज को यहां से हटाते हैं, हम कोई भी टॉपिक लाते हैं तो इस टॉपिक का जब हम निबंध लिखना शुरू करेंगे, जो विचारों की समस्या है इसको दीजिएगा, तो ये सबसे पहले हम उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे, उसके बाद में उसके भौगोलिक परिदृश्य को देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अभी समझा रहे हैं, हो सकता है सांस्कृतिक परिदृश्य को अलग से देखें, नहीं तो ऐतिहासिक में ही आ जाएगा, उसके किसी आर्थिक पक्ष को देखेंगे, उसके सामाजिक पक्ष को देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसके राजनीतिक पक्ष को देखेंगे, इस तरीके से इसको बांट लेंगे, टॉपिक आसान हो जाएगा। इतिहास, इतिहास का मतलब होता है स्टार्टिंग, अभी तक की जो लाइफ हम लोग जी चुके हैं ये हमारा इतिहास है, बात समझ में आ रही है। हमारा इतिहास क्या है, इतिहास क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ समय, तो अभी तक का जो उस टॉपिक का डेवलपमेंट जो हो चुका है दैट इज इतिहास। भूगोल होता है वर्तमान, भूगोल होता है वर्तमान। यूपीएससी ने एक बार एक निबंध पूछा कि जो इतिहास है वो भूगोल पर, इतिहास जो है वो भूगोल पर ही घटित होता है, इतना दे दिया उसने, आपको लिखना है, वैचारिक निबंध भी तैयार करने, इधर यूपीपीसीएस पूछने लगा है 2024 के पेपर में, शायद उसने बहुत 23 के पेपर में बड़ा बढ़िया वैचारिक निबंध पूछा था, मैं उसको सब कंसीडर करूंगा, सब कराऊंगा। ये है इतिहास जो कि आपका स्टार्टिंग कैसे हुई ये है, और ये है भूगोल जो कि वर्तमान है, जो इस समय आप कर रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, और जो आपने पहले और अभी करते हुए जो चीजें डेवलप की है वो है आपकी संस्कृति। डिपेंड करेगा कि टॉपिक कैसा है, हर जगह संस्कृति नहीं होगी। अब आप मंगल मिशन पे निबंध लिख रहे हैं तो वहां पे संस्कृति नहीं होगी, लेकिन आप मंगल मिशन पे लिख रहे हैं तो इतिहास जरूर होगा। पहला मिशन भारत में कब कौन सा था, आर्यभट्ट, वहीं से शुरुआत होती है, तो वहां से आप शुरुआत करके 4 लाइन में एक विकास यात्रा तो दिखा सकते हैं कि भारत का एक ऐसा समय, है ना, थोड़ा सा लच्छेदार भाषा,
पीसीएस में निबंध में आपको तभी मार्क्स मिलेंगे जब आप मसालेदार बिल्कुल अच्छे से स्ट्रीट फूड परोसेंगे, है ना। 5 स्टार वाला यहाँ पे मामला नहीं है। सबसे कम मसाला 5 स्टार में यूज होता है। सबसे बेस्वाद खाना पूरी दुनिया में कहाँ मिलता है। जितना स्टार बढ़ता चला जाएगा स्वाद कम होता चला जाएगा, और जितना स्टार कम होता चला जाएगा स्वाद बढ़ता चला जाएगा। हाथ का भी तो आता है, बात समझिएगा। इसका भी तो आता है, इसका भी तो आता है ना। एक वहां कपूरथला पे एक दिन मैंने चाय ऑर्डर की, 3-4 लोग हम थे, तो उसने चाय, वो एक लेडी थी, बढ़िया है, नाम नहीं, किसी का ऐसे कुछ करना सही नहीं है, बिजनेस का मामला है। तो चाय और हम लोगों ने सैंडविच ऑर्डर की। तो चाय तो उसने छान मान दी थी, सैंडविच जब वो कर रही थी तो एक बार ऐसे करके घुमा के और उसने सैंडविच कर ली। तो हमने ये चीज देख ली। हालांकि उसने घुमाने के बाद यहाँ पहुंचा था, लेकिन अब क्या है, कल से इन्होंने मेरी कॉपी छुड़वा दी। इनके साथ हम बैठ गए 10 मिनट, इन्होंने कॉपी छुड़वा दी मेरी। अब नहीं बताएंगे, सब छोड़ देंगे। अब छूट गई। अब आज मेरा सुबह मन कर रहा था, अब गड़बड़ हो गया, तो अब फिर मैं वो नहीं खा पाया। तो स्वाद इन्हीं चीजों से आता है, ठीक है, इससे भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना तड़क भड़क अच्छे लच्छेदार भाषा में, थोड़ा मसालेदार भाषा में लिखेंगे, है ना, महिमा मंडित करेंगे, उसको मजा आएगा पढ़ने में, और जिसको मजा आएगा तो वो नंबर देगा। इतिहास लिखिए, भूगोल लिखिए, संस्कृति लिखिए, आर्थिक पक्ष लिखिए, सामाजिक पक्ष। अब देखिए, ये सब निबंध के अलग अलग आयाम है। हर निबंध में ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन सामाजिक निबंध में ये ज्यादा रहेगा। जैसे आपको महिला सशक्तिकरण पे निबंध लिख दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि उसमें आर्थिक पक्ष नहीं रहेगा। महिला सशक्तिकरण पे जब भी निबंध लिखिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है महिला को सशक्त करने का क्या, आर्थिक आत्मनिर्भरता। शिक्षा तो उसका माध्यम बनेगा। शिक्षा तो सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिक्षित महिला कहाँ, पीएचडी की हुई महिलाएं सुबह 5:30 बजे उठती हैं, 6:30 बजे बच्चों को स्कूल भेजती हैं, 8:30 बजे अपने हस्बैंड को भेजती हैं, 7:45 बजे ससुर जी को चाय देती हैं, 11:15 बजे सासू माँ को पराठा देती हैं। पूरा दिन यही करती हैं, क्योंकि नौकरी नहीं है और शिक्षा बहुत अच्छी है। पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है, नौकरी नहीं कर रही है, तो उनकी जिंदगी वही रह गई, ठीक है ना। आर्थिक सशक्तिकरण करना पड़ेगा, आर्थिक स्वावलंबन। जिस दिन महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है, निगेटिव पक्ष बिल्कुल मत सोचिएगा, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, जैसे सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। सारे पुरुष महिलाओं से ऐसे ही बर्ताव नहीं करते हैं, है ना। इसका निशान मेरे पास है, देख लो। खाना बनाते में मैं जल गया था, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी ना। अब जैसे सुबह अब कोई बना रहा है, मान लो कुक नहीं आई है और हमें ही जल्दी है, अगले को भी ऑफिस जाना है, उनको भी ऑफिस जाना है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं गया पूरी तलवाने लगा, बस अरे छींटे पड़ गई। वो मैंने उठा के वो इधर से निकाला और ऐसे उसमें कर दिया, वो गीला था, वो धुल के गई थी अभी, बस चट 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 हुआ, जल गया। देखो ऐसा भी पुरुष होता है, सीखो मुझसे कुछ। ये सब बता दोगे तुरंत तैयार हो जाएगी शादी तक के लिए। क्योंकि हर महिला को एक अच्छा बर्तन साफ करने वाला, अच्छा खाने बनाने वाला पुरुष चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब है आर्थिक सशक्तिकरण हो जाए। अब जैसे आर्थिक सशक्तिकरण का ये होता है कि पैसे, जब आपके आर्थिक युग है, पैसे आने लगे, तो मान लो कि कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपका क्या बिगाड़ लेगा। जाओ बेटा, हमारे तुम्हारी नहीं बैठ रही है, सेपरेट हो जाओ। सेपरेट होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। भारतीय संस्कृति को ओढ़े आप बैठे हुए हो और नहीं उसी मुचकी मार रहे हो और जिंदा नहीं हो, किसी तरीके से बस सांस चल रही है, तो इससे अच्छा है आप सेपरेट हो जाओ। लेकिन सेपरेट कब हो पाओगे। ज्यादातर तलाक इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आर्थिक समस्या होती है। अभी तो निगेटिव में थोड़ा सा हम लोग चले गए। महिला स्वावलंबी है तो परिवार के पास भी तो पैसा आ रहा है। महिला स्वावलंबी है, आर्थिक रूप से सशक्त है, तो एक मैंने ही लाइन लिखी थी कि सोचो क्या चाहते हैं तुमसे जमाने वाले, पसंद किए जाते हैं अक्सर कमाने वाले। भाई परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन अगर एक बेटा अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो साल भर में एक बार आता है, पूरे साल वो नहीं रहता है, वो अमेरिका में है, लेकिन कहेंगे एक हमारा लड़का है अमेरिका में है। और यहाँ एक लड़का है जो रोज पैर दबाता है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। सच में बता रहा हूँ, आर्थिक युग है, क्योंकि एसी में पापा सो रहे हैं उसके कारण, बिल्डिंग अच्छी बनी है उसके कारण, है ना, लग्जरी कार से चल रहे हैं उसके कारण, समाज में एक रुतबा है उसके कारण। बात समझ में। आगे उनको प्रधानी चुनाव लड़ना है, 50 लाख रुपए देगा वो, विधायकी चुनाव लड़ना है, 5 करोड़ फंडिंग वो करेगा। सारी बातें सोचो, तो पसंद किए जाते हैं अक्सर कमाने वाले, है ना। और तेरे जो ये प्यार मोहब्बत ये सब है ना, ये छड़ की चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही है, ये सब निकल जाता है। 3 बार आप डेटिंग पे किसी के साथ जाइए, है ना, बिल दीजिए आप, आपके साथ बढ़िया खुश रहेगी रहेगा,
ऐसा नहीं है, मैं एक पक्षीय बात नहीं करूंगा। और चौथी बार आप बिल उससे दिलवा दीजिए, पांचवी बार फिर से दिलवा दीजिए, छठी बार बुला के दिखाइए, सब खत्म हो जाता है। और ये जितना ये रूप रंगत ये लोग बताते हैं ना कि फलानी लड़की से, ये स्टेज तक ही सीमित होता है। तो शादी वादी ऐसे लोगों से करिए, ऐसे लोगों से ही अपना वो रखिए जो आप परमानेंट चीजें रह सके। क्या मतलब है ना। और दूसरी चीज है, अगर आप अपने से ज्यादा खूबसूरत पार्टनर ढूंढ लेंगे तो पूरी जिंदगी आपको एक टेंशन वैसे ही रहेगी। मतलब एक तो गार्ड की नौकरी, मानसिकता ही खराब है ना। अब मैं काला काला नागप्रिय, लेकिन तुमको क्या होना चाहिए, ऐश्वर्या सी सुंदर हो, है ना। मेरा चेहरा मैं खुद नहीं देख पाता हूँ और तुमको कैसा होना चाहिए, चेहरा मोहरा ये सब भाव, ये सारी चीजें जैसी है ऐसी। यार हम, भाई जाकिर हुसैन से बुरा कौन लगता, क्या नाम है, जाकिर खान, अगर रात में उस व्यक्ति को अचानक देख लो करते, अरे डर जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन 500 करोड़ की संपत्ति बनाए घूम रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन जो है। जॉनी लीवर से बदसूरत चेहरा किसका हो सकता है ना। 500-700 करोड़ का मालिक है जॉनी लीवर, बात पैसे की नहीं है, नाम भी कमाया। तो ये सब फर्जी चीजें हैं, गोरा काला, ये सफेद, ये इसलिए डाई नहीं लगाऊंगा, जिसको देखना हो देखे, है ना। और बढ़िया से हो जाएंगे, बढ़िया पीपर साल्ट रखूंगा अच्छे से। अभी तो बहुत बुरा लग रहा है, 1 साल बाद मुझसे मिलना, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। और कुछ ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो मैं अभी कर लूं कि और सफेद हो जाए। हाँ विक्स, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको जिस निबंध में जो है, सामाजिक में सामाजिक, राजनीतिक में इस पे जोर दे देना है, आर्थिक में आर्थिक को जोर दे देना है, सांस्कृतिक में सांस्कृतिक को। अब मान लीजिए कि आपसे निबंध पूछ लिया गया जिसमें सांस्कृतिक विरासत की बात की जा रही है, मान लीजिए पूछ लिया गया जिसमें बात की जा रही है, जैसे एक सिंपल सा निबंध मान लो पूछ लिया गया कि पर्यटन पे, और यूपी के पर्यटन पे आपसे मैं लिखने कहूं, तो यूपी का पर्यटन कैसा पर्यटन है, मुख्यतः धार्मिक है, मुख्यतः धार्मिक है, थोड़ा सा उसमें सांस्कृतिक और थोड़ा सा ऐतिहासिक, मुख्यतः धार्मिक है। लेकिन उत्तराखंड का पर्यटन ना, प्राकृतिक और साथ में धार्मिक। अब आप चले जाओ जरा हिमाचल प्रदेश, प्राकृतिक। केरल आप चले जाओ, प्राकृतिक। स्विट्जरलैंड आप चले जाओ, वहां कोई भगवान नहीं है, कॉमर्शियल है पूरा। कॉमर्शियल तो सारे हैं, धार्मिक भी कॉमर्शियल है। अब इवन अब आप जाके वहां जाके देखो, बनारस में जो बाबा विश्वनाथ मंदिर है, जो कॉरिडोर बनाए हैं, पूरा पूरा कमर्शलाइज करते हैं, पूरा कमर्श। अब आप उज्जैन जाके देखो, दर्शन कराने का अलग अलग रेट है। हाँ, मैं उज्जैन 2 बार जा चुका हूँ। एक बार मैं उज्जैन गया पिछली बार, तो वहां पर मैं बढ़िया अंदर जाके, थोड़ा सा सोर्स मैंने यूज किया था, हल्का सा, बस अपना परिचय दे, तो अंदर जाके बढ़िया उसमें हमने कलश पे दूध चढ़ाया, बढ़िया धुला उसको, सब कुछ किया। इस बार मैं गया तो पापा, मम्मी, हम 5-6 लोग थे, 5 लोग थे। इस बार गया तो उन्होंने पर हेड जानते हो कितना चार्ज बताया, 2500 रुपये छूने का। तो हमने बाहर से दर्शन कर लिए, हम क्यों छूएंगे, 12,500 रुपये हम क्यों देंगे। नहीं, भीड़ भीड़ थी तो हमको इतना प्रिविलेज मिला कि हम डायरेक्ट चले गए थे। अब नहीं, तो कमर्शलाइज तो सारा हो गया है, इस पर आपको लिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये कोई फालतू बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जहां पर जो होगा उस पर हम ज्यादा फोकस कर देंगे, ठीक है। जैसे महिला पे लिख रहे हैं तो ये, व्यापार पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा फोकस, पर्यटन पे यहाँ पे ज्यादा फोकस, लेकिन सब में रहेंगी ये सारी चीजें, ठीक है। बात समझ में। अब देखिए, अब बात अगर हम इसकी कर रहे हैं कि विचारों का भंडार है, इसको सीमित कैसे किया जाए, तो सीमित यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहीं से सीमित करना हम चालू कर दें, ठीक है। जैसे बचपन की बहुत सारी यादें आपकी होंगी, लेकिन आप क्या लिखना चाहोगे, कोई बताए, आप अपनी बताइए, 1-2 लाइन कुछ, सब लोग प्रयास करें। ब्लेंडर काटा है, किस लेवल का काटा है ब्लेंडर। हम्म हम्म हम्म। अब ये घटना उस सैंडविच में नाक वाली घटना से ज्यादा गंभीर है कि नहीं, जाते हो ना, समझ गए ना, समझ गए ना, सहारा, सहारा के बगल, समझ गए ना। हाँ बताओ, ये कितनी समझदार है ना। तो ऐसा आप लिखना चाहोगे, आप खुल के बात करिए, मजा आएगा। जितना अच्छी बात होगी उतना आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, बिना पूछ के।
हाँ, तख्ता जो जलाया जाता है, कौरा जिसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। देखो कैसे कैसे लोग हैं, यहीं पे विभूतियां बैठी हुई हैं। तो सीमा काफी अच्छा रहा है ना। कुछ हमारे पास भी ऐसे ही है। एक हमारे यहाँ मर्फी का रेडियो था, है ना, 7-5 की उसमें समाचार जो आता था ना, वो चलाया जाता था। और मुझे बचपन में पक्का यकीन था कि इसमें छोटे छोटे आदमी भरे हुए हैं 3-4, टीबी और इसमें सबको लगता है, और मुझे पूरा यकीन था। अब मैंने उसको खोल दिया, और खोलने के बाद बनता तो कभी है नहीं, लेकिन हमको बांधा गया, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। हमारे भाई ने एक, मतलब मेरा छोटा भाई है, तो उसने बहुत उच्च स्तर की बदमाशी की थी एक बार। वो बदमाशी मैं शेयर करना चाहूंगा। एक बारात आई थी हमारे यहाँ, तो उसमें एक लोग राजदूत से आए थे, तो वो बहुत एक्शन मार रहे थे। एक समय पुरानी बात है, वो बहुत छोटा था। तो इन लोगों का गैंग था, छोटे बच्चों का, मुरहंट बच्चों का, मुराही करने वाले बच्चे। तो ये सब क्या किए, उनकी राजदूत खड़ी थी, वो कुछ रॉब मार रहे थे, चश्मा वश्मा लगा के कुछ आए थे, तो ये सब क्या किए, मेड़की इकट्ठा की है। मेड़की छोटी छोटी, मेढक छोटी वाली को मेड़की कहते हैं। तो मेड़की लाके और उनके साइलेंसर में डाल दिए सारे राजदूत के, और राजदूत के साइलेंसर में डाल के और उसको फिर पैक कर दिए। अब वो सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हुई। बहुत देर बाद जब वो स्टार्ट हुई तो फट 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 उसमें से निकल रही थी, है ना, 10-15। और वो जब निकल के गई तो इधर लोग बैठे हुए थे बारात के, तो कोई कि यहाँ लड़ रही है, कि यहाँ लड़ रही है, कहीं यहाँ, सब फट गई, सब छीछा लेदर हो गया। इस स्तर की बदमाशी। कहने का मतलब है कि फिल्टर, जैसे आप देखो फिल्टर करने लगे, बचपन की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन आप लोग फिल्टर किए ना, तो यही काम करना है कि विचार बहुत आएंगे, है ना। जैसे महिलाओं पर विचार आएंगे आपके पास, बहुत सारे विचार आएंगे, तो आपको लिखना क्या है, ये यहाँ पर फिल्टर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पहुंचे, तो ये वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, ये चीज है, क्या प्रयास हो रहा है, कौन कौन से संसाधन आपके पास है जिनका यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं। अभी हम टॉपिक यहाँ रख देंगे, बस ये चीजें होने लगेंगी। संस्कृति, आपका जो कल्चर है, आप संस्कृति अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि संस्कृति का मतलब हमेशा आप लोग ये सोचने लगते हो कि भाषा होनी चाहिए, संस्कृति का मतलब बिल्डिंग, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। आप सबकी अपनी अपनी संस्कृति है ना। जैसे मैंने एक बात अभी कही थी कि आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती, आपका बुद्धि कमजोर है, आपके जीन में प्रॉब्लम है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो ये बात मैंने इसीलिए कही थी कि वो सांस्कृतिक विकास एक होता है। जैसे समझदार को इशारा काफी, है ना। एक बार पेपर चल रहा था और उसमें गुरुजी से लड़के ने पूछा कि जापान की राजधानी क्या है सर, वो गार्डी कर रहे थे। तो गुरुजी ने एक चाट उसको मारा ऐसे चट से, उन्होंने कहा इस बार टोक्यो तो टोक्यो, दोबारा ना टोक्यो, तो पीट पाट के तुमको रख देंगे। बच्चा मुस्कुराया, गुरुजी आगे बढ़े, आंसर लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन यही कोई दूसरे को कहा जाता तो हो सकता है वो कहता है ये टोकने के रिलेटेड कह रहे हैं, लेकिन वो टोक्यो था। बात समझ में आ रहे हैं। तो ये चीजें होती है, तो बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए समस्या ये आती है कि प्रारंभ कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या है प्रारंभ कैसे करें। दूसरी एक समस्या यहां पर है, भाषा कैसे, ये आगे हम चलेंगे। तो अब दूसरी समस्या पे हम चलते हैं कि प्रारंभ कैसे करें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको 3 भागों में शुरू में ही बांट लेना है। जैसा कि इन्होंने बताया, वही विधि ही होती है, दूसरी कोई विधि इस पूरी दुनिया में निबंध लिखने की नहीं है। पहला भाग आपका होता है जिसको आप बोलते हैं क्या, प्रस्तावना। दूसरा भाग होता है जिसको आप बोलते हैं मुख्य भाग, बॉडी पैराग्राफ इसको बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन, इसको बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ, और सबसे अंत में होता है उपसंहार, या इसको और क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, और इसको बोलते हैं निष्कर्ष। कुछ भी आप कहिए। निबंध में जो वो है प्रस्तावना, आप बताइए कितने शब्दों की होनी चाहिए लगभग। निबंध है 600 शब्द का, आप बताइए कितना होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच की बात हम करते हैं। ये 15 से 18%, 17% की बात कर रहे हैं, आप लोग 10 की कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं कि 10 से 15%, क्योंकि इसको आप नाप तोल नहीं सकते। कभी 10% हो सकता है, यानी 60 शब्द, 60 से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम 10% आपको प्रस्तावना लिखना है, अधिकतम 15%, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उपसंहार के साथ भी यही है, लगभग 10% ये होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 12-14 हो सकता है,
लगभग 10% ये होना चाहिए। बाकी कितना बचा? 70 to 75%। तो 70% यहां पर जो है ये आपका क्या होना चाहिए? मुख्य भाग होना चाहिए। ठीक है। प्रस्तावना वो चीज है, जैसा जब आप किसी से पहली मर्तबा मिलने जाते हैं तो जैसा वो दिखता है जिसको आउटलुक बोलते हैं, बाह्य वेशभूषा उसकी कैसी है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया तो अगर वो बड़ा खराब तरीके का ड्रेसअप किया हुआ है, नहाया नहीं है कई दिनों से, बाल उसके खड़े हैं एकदम से, दांत पीले पीले दिख रहे हैं, तो एक अच्छा वो नहीं आएगा। और कोई आपसे मिलने आया थोड़ा सा ठीक ठाक, ब्रांड का मतलब यहाँ नहीं है, साफ सुथरा है, पहने हुए हैं, और वो थोड़ा सा दांत वात उसके साफ है, दाढ़ी मूछ उसने सेट कर रखी है, तो एक अच्छा वो पड़ेगा। ये है प्रस्तावना, पहली मुलाकात जिससे जैसी होती है। लेकिन कोई व्यक्ति देखने में साफ लग रहा है, जैसे किसी भी कहते हैं ना कि कोई भी कवर पेज से आप बुक को जज नहीं कर सकते, अब ऐसे ही ये भी होता है कि प्रस्तावना हो सकता है कि देखने में वो व्यक्ति खराब लग रहा हो, लेकिन जब आपने बातचीत करना चालू किया, इलाहाबाद में मैं रहता था, तो इलाहाबाद में एक टायर लिए घुमा करता था, उसको बोलते थे टायर वाला पागल। ममफोड़गंज चौराहे पे, इलाहाबाद का कोई है जो यहाँ रहता रहा इलाहाबाद में, है ना? आप रहे ममफोड़गंज, जान रहे हैं, फुहारा चौराहा, जगदीश की चाय की दुकान, जान रहे हैं? तो जगदीश की चाय की दुकान के पास वो बैठा रहता था, है ना? इधर इधर उनका वो नेहा स्वीट हाउस, और उसी जगह वो रहता था, टायर वायर ऐसे लाते रहता था सब पागल। एक दिन ऐसे कई लोग हम थे, तो हमारे एक सीनियर थे, तो उन्होंने कहा ये पागल नहीं है, ये बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है। तो हमने कहा सब तो इसको पागल ही बोलते हैं, हम भी पागल ही जानते हैं। तो कहे चलो दिखाते हैं। तो वो हमको लेके गए, अरे बता रहे हैं भाई, मरियम फातिमा, थोड़ा सा रुको, किससे कहानी ज्यादा सुनो, पढ़ाई तो कर ही लेंगे। तो जब उससे बातचीत हम लोग करने लगे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर वो लिए हुआ था, और जब उसने उसको पढ़ना चालू किया और समझाना चालू किया, तो हम तो बहुत छोटे थे, हमारा तो इस समय लेवल वो था नहीं, हमारे सर जी का भी लेवल उतना नहीं था, हमारे जो सीनियर थे वो मोर सीनियर थे, समझ में ना आए कि ये क्या। तब उन्होंने बताया कि ये पहले हम लोगों की तरह ही यूपीएससी की तैयारी करता था, दिमाग इसका समझ गया। ये सच बात है, ये कोई कहानी नहीं है। तो पहली मर्तबा देख के तो हम तो यही कहते कि ये पागल है, टायर बहुत सारा टायर, 5 इधर से फंसाया रहता था, 5 इधर, 2 4 ऐसे लिए घुमा करता था, टायर ही उसका सब कुछ था, पता नहीं क्या उसको टायर से दोस्ती रही होगी। ठीक है। तो पहली मर्तबा देख के, लेकिन जब मुख्य भाग है, जब उसने पेपर पढ़ के सुनाया, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन जब अंग्रेजी फराटेदार बोलना शुरू किया, है ना, खैर वो सब सब बनाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है। तो ये मुख्य भाग है, यहाँ पर क्वालिटी दिखेगी, लेकिन आप इस पक्ष को कमजोर कभी मत कीजिएगा, है ना। पुष्पराज सिंह 2007 बैच के यूपीपीसीएस के टॉपर, पुष्पराज सिंह। पुष्पराज सिंह सर जब गए एसडीएम में, तो वो जब इंटरव्यू देने गए थे, तो उन्होंने क्या किया था जानते हो? उनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो चलो मजाक कर लेते हैं। तो वो गए, तो नीचे पैजामा पहने और ऊपर से शर्ट पहने, और लाल वाल कलर की शर्ट पर पहन लिए, तो नीचे पैजामा जामा और मुड़ीछा बांधे, मुड़ीछा बांध बढ़िया सा, अब पहुंचे इंटरव्यू देने। दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनाए, मुंह जो सिर्फ जरियानी भादा की तरह उगा हुआ, भादा जानते हो, एक घास होती है जो जब खेत की जुताई होती है तो बहुत जल्दी उगाती है। पहुंचे वहां, तो सबने देखा उनका, और बड़ी बदतमीजी किए वहां। इंटरव्यू में नंबर भी नहीं दिया गया उनको, इंटरव्यू में बिल्कुल फेलियर टाइप का नंबर मिला। लेकिन सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सोशल वर्क और डिफेंस 2 सब्जेक्ट थे, दोनों में स्केल्ड अप हुआ। सोशल वर्क में उनके एक पेपर में 200 में 193, और दूसरे में 150 से ऊपर नंबर, टॉप कर गए। लेकिन ये दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात है, टॉप कर गए, लेकिन इंटरव्यू में नंबर नहीं मिला उनको, और खूब बेहूदगी दिखाया वहां, कस के बेहूदगी दिखाया उन्होंने। लेकिन नंबर, क्योंकि ऑप्शनल में उठ जाना नंबर, तो ये मुख्य भाग में उठ गया, यहां नहीं मिला। आपको इसको भी सुधारना है। और ये जो होता है यहां, तो अब ये मुख्य भाग में आप क्या करेंगे, जितनी भी सकारात्मक नकारात्मक बातें, जितनी भी अच्छाई बुराई वाली बातें, जितनी भी समीक्षा करनी है, जितनी भी आलोचना करनी है, जितना भी आपको विचार देना है, जितना भी आपको बौद्धिकता दिखानी है, जितनी भी आपको तार्किकता दिखानी है, ये सारी चीजों के लिए स्पेस यहां है। यहां क्या करते हैं, जो आप करने जा रहे हैं पूरे निबंध में, जो आप लिखने जा रहे हैं, उसकी झलक यहां देते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सामान्य सा टॉपिक एक लिया जाए,
कौन सा टॉपिक लिया जाए? टॉपिक आप दीजिए जिसपे सब लोग बोल सके। आप दीजिए कोई टॉपिक जिसपे सब लोग बोल सके। पर्यावरण, बहुत बढ़िया। पर्यावरण की प्रस्तावना में आप क्या लिखना चाहेंगे? आप बताइए, कोई बताए, बताइए जो बताना बताइए खुल के। आप लोग भी बताइए, पेज वाइज भी अभी बताया दे रहे हैं, सब बताया दे रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्थिति देख लीजिए। नहीं नहीं, बताने दीजिए, बताने दीजिए, बताइए बताइए बताइए। दो शब्दों के मिलकर बना है परिधान आवरण, है ना? परि का मतलब होता है, ठीक है, आगे बताइए बताइए, आप बताइए। हम नहीं जानते हैं, क्या देंगे आप? प्रस्तावना कहां से शुरू करेंगे, बस ये आपको बताना है। स्थिति देखिए। धर्मेंद्र, आप क्या लिखेंगे? निश्चित। ये शुरुआत है, इतने लोगों में से एक शुरुआत ये है। अब आप बताइए क्या दिमाग में आपको चला, जैसे आपने अपने बारे में सोचा था। कितने सारे हैं, मैं उन्हीं को तो मैं सिकोड़ रहा हूँ, एक कोई बता दीजिए उन्हीं बहुत सारे में से। आपकी जेब में 1000 रुपया है, मुझे 50 रुपये चाहिए उसका। हम्म, हम्म, हम्म। मतलब कुछ नहीं, आप सीधे बताइए, 2 लाइन बोलना है केवल। आप खुशबू प्रयास करिए। वेरी गुड, बताइए। हम्म, पानी के लिए बिलखते देखा तो उसको ये पहली बार एहसास हुआ कि जल जीवन के लिए कितना जरूरी होता है। पर्यावरण, आप नीरज क्या विचार है आपके? विचार ही नहीं है, आप बताइए प्रमोद। हम्म, इसमें जो सबसे खराब शुरुआत है वो डिफिनीशन की शुरुआत है। आप बताइए। जैसा कि स्पष्ट है, ये उपसंहार आप लिख रहे हो, स्टार्टिंग का पहला वर्ड ही गलत है। आप लोग बताइए। जैसा कि स्पष्ट है, ये तो अंत की बात है, उपसंहार में आप लिख सकते हो। आप बताइए कुछ। डिफिनीशन से नहीं स्टार्ट करिए, कर सकते हैं जब कुछ नहीं बचेगा तब डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फिफ्थ वाली स्टार्टिंग होगी, है ना? सबसे अच्छी स्टार्टिंग है निशीत की, सेकंड नंबर पर स्टार्टिंग है खुशबू की। अब आप बताइए अपूर्वा। ये अच्छी स्टार्टिंग होगी, ये बहुत बढ़िया स्टार्टिंग होगी। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति का विनाश किया। स्टार्टिंग और भी हो सकती है, यहीं से देखो याद आ गया, और अच्छी आपको करनी है। थोड़ा सा लिख के महात्मा गांधी का वो कोट याद करिए जो एनसीईआरटी में दिया रहता है कि मनुष्य प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। लेकिन मानव ने विकास करते करते, मानव विकास करते करते ये भूल गया कि वो प्रकृति को या पर्यावरण को किस हद तक प्रदूषित कर रहा है या किस हद तक उसका क्षरण कर रहा है। क्योंकि हम भौतिकवादी जीवन में जी रहे हैं, हम उपयोगितावादी सिद्धांतों को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो हम हमेशा यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं, और हम अंततोगत्वा इस स्थिति में आके पहुंच गए हैं। अब इनकी बात से मैं कनेक्ट करूंगा कि जिस प्रकृति ने मनुष्य को बनाया था, आज उसी मनुष्य ने प्रकृति को या पर्यावरण को समाप्त कर दिया। 3-4 लाइन में इसको आप करिए, ठीक है? और फिर अपने उस पर आ जाइए। जैसे पर्यावरण, अब पर्यावरण जो पूछा जाएगा तो थोड़ा सा और इसमें वो पर्यावरण प्रदूषण पूछा जाएगा, है ना? या ऐसे पूछा जाएगा, बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण और मानवीय जीवन, ये निबंध का टॉपिक हो सकता है। बात समझ में आ रही? आप देखिए इनके साथ समस्या क्या है, इनके पास बहुत विचार है, इन्होंने कहा बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कर एक भी नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही है? इनके पास है विचार, इन्होंने बड़ा अच्छा अध्ययन किया, तो इन्होंने एक व्हाट्सएप पे मुझे बहुत बढ़िया चीज भेजी, पूरी एक बुक भेजी है। हाँ हाँ, उसको भी लिख सकते हैं, है ना भाई? जल चित पावक गगन समीरा, पंच तत्व विरचित शरीरा, ये भी तो पर्यावरण ही है। आप कैसे रिलेट करते हो, है ना? आपको रामचरितमानस में बहुत सारी पंक्तियां मिल जाएंगी, आपको गीता कुरान सब जगह मिल जाएंगी पंक्तियां, कहां से आप निकालते हो? ठीक है ना? कोशिश कीजिएगा कि कभी भी दूसरों की बात से अपनी बात शुरू मत कीजिएगा।
जैसे बहुत सारे से मैंने भी कोई निबंध लिखवाए हैं, क्लास ली है, जैसे महिला पर लिखना होता है तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक मूवी की एक एक गाना है, उसमें रवीना टंडन रहती है या फिर ये रहती है हमारी वाली हीरोइन, क्या नाम है उसका, आपको क्या पता? सुष्मिता सेन मुझे बहुत पसंद है, मतलब उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो कोई रहता है उसमें, उसमें एक लाइन है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। इसको आप बीच में डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बात से स्टार्ट करिए, हमेशा जो प्रारंभ करिए, प्रारंभ कहां से करेंगे? अपनी बात से। जैसे एक निबंध स्टार्ट करने का तरीका होता है कि शुरू में ही हम कोट लिख देते हैं। किसे? हाँ हाँ हाँ, जैसे क्या कर सकते हैं? देखो, स्टार्ट करने के दो तीन तरीके होते हैं, चार पांच तरीके होते हैं बेसिकली। एक हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सामान्य स्टार्टिंग होती है, जब कुछ नहीं आप कर पाइएगा तो उसको करिएगा डिफिनीशन से। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका जो स्टार्टिंग का होता है वो होता है थॉट से, जैसा कि निशित ने किया था, इन्होंने किया था, इन्होंने किया धर्मेंद्र ने। ये स्टार्टिंग अच्छी है, ये थॉट है, विचार है, और निबंध आपके विचारों को ही चेक करने का एक जरिया है, एक माध्यम है, थॉट से। तीसरा एक अच्छा तरीका होता है, कोई आप स्टोरी, जैसे इन्होंने किया था, थॉटफुल स्टोरी थी, कोई आप कोई न्यूज, हाँ, न्यूज, न्यूज करंट की है ना, घटना, कोई न्यूज, ऐसे स्टार्ट करेंगे। बात समझ, जैसे आपने पेपर में पढ़ा, हाँ बिल्कुल सही, यही मैं कहने जा रहा था। तो आपने, आप लिख क्या रहे हो? आप लिखने भले भूस्खलन जा रहे हो, दैट इज ए ज्योग्राफिकल फिनोमिना, बट आपको सामाजिक प्रभाव उसके ज्यादा दिखाने हैं। तो आपने पेपर की एक उठाई कि एक समय था जब उत्तराखंड को भारत का क्या माना जाता था, भाई उत्तराखंड भारत का सबसे अच्छा एक प्राकृतिक हो। आप जैसे कसौली, कसौली कहाँ है? उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। अब जैसे आप लिखोगे तो उत्तराखंड ही तो लिखोगे नहीं, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना, गांधी जी किसको कहते थे? मिनी स्विट्जरलैंड, कसौली को तो कहते थे, मुझे जहां तक याद है। कहने का मतलब इस तरीके की चीजें। तो अब एक समय ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज उसका अस्तित्व खतरे में है। आप ऐसे रिलेट करिए, आप रिलेट करिए कि ऐसे लिखिए और सब छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने घटना नहीं पढ़ी है, तो आप लिखिए कि आप जब समाचार पत्र सुबह उठाते हैं, है ना, कसौनी, कसौनी है, कसौली है, ये कसौली लिख रहे हैं, आप समाचार पत्र उठाते हैं या हम उठाते हैं, जैसे आप लिखे, तो सबसे ज्यादा समाचार क्या होते हैं? कौशानी लिखा है, कौशानी उत्तराखंड में, सही कह रहे हैं, है ना। श्वेता ने स्टार्टिंग की है कि पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, हम जिसके जिसमें समाये हुए हैं, प्रकृति की गोद में मनुष्य का जन्म हुआ, लेकिन मनुष्यता प्रकृति को कैसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश में लगा, मनुष्य लगा हुआ है कि प्रकृति भी कभी कभी अपना आपदा बन उस पर टूट पड़ती है। अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है, घेरे हुए इसको हटा दीजिए, बाकी अच्छा है, कौशानी अगर है। तो आप ऐसे करिए कि जब हम समाचार पत्र उठाते हैं, तो जैसे मान लो कि आप पर्यावरण के बारे में लिख रहे हो, तो हम पढ़ते हैं कि दिल्ली में आज क्या, प्रदूषण की बात करेंगे ना, वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण कैसे चेक किया जाता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना। तो आप ऐसे लिखिए कि सुबह सुबह जब समाचार पत्र पढ़ने जब हम उठाते हैं तो पता चलता है कि आज इस शहर में इतना प्रदूषण, आज इस शहर में इतना प्रदूषण। और राजधानी दिल्ली की बात करें तब तो वो विश्व स्तर पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराने में थोड़ा सा लच्छेदार भाषा लगातार सफल हो रही है ना। अब फिर आप जरा सा कनेक्ट करिए कि ऐसा एक लेवल जहां पर हम सामान्य सांस लेने में, जो कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, असमर्थ होते जा रहे हैं। अब यहां से तो आखिर ये क्या हो रहा है, और एक क्वेश्चन मार्क वहां दीजिए। फिर आप लिखिए, इनकी बात जैसे थी कि पर्यावरण जिसने मनुष्य को रहने का स्थान दिया, खाने को भोजन दिया, वैसे हमको पर्यावरण से तो मिलता है, और उसी पर्यावरण पर आज मनुष्य ने इस तरीके से प्रहार किया कि वो निरंतर नष्ट होता चला जा रहा है इस तरीके से। तो अब जब प्रारंभ आप कर रहे हैं, प्रस्तावना आप लिख रहे हैं, तो ये चीज तो लिखेंगे ही, लेकिन मुख्य बॉडी पैराग्राफ में आप क्या लिखने वाले हैं इसकी झलक देंगे। तो बॉडी पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? तो अब आप लिखेंगे कि इसके कारण क्या है। तो वहां पर आप कारण बता तो सकते नहीं 10-15% शब्दों में, तो आप वहां पर ये दिखाएंगे कि क्या कारण है, आखिर क्या कारण है जो निरंतर ऐसा होता चला जा रहा है। ये लाइन वहां पर आप इंक्लूड कर देंगे, है ना। फिर आप कारण अगर बता के छोड़ देते हैं तो ये समस्या है, तो आप इसका निवारण भी करेंगे।
निराकरण बताएंगे, और हाँ कारण प्रभाव, ठीक है, कारण प्रभाव, वेरी गुड, कारण प्रभाव और फिर निराकरण, और निराकरण में भारत के प्रयास भी बताएंगे और निराकरण में आप वैश्विक प्रयास भी बताएंगे, है ना। इसमें आप प्रोटोकॉल्स की भी बात करेंगे, इसमें आप विश्व स्तर की जो संधियां हैं उनकी भी बात करेंगे, जो सम्मेलन है उनकी बात करेंगे, जो डेवलपमेंट चल रहा है उनकी बात करेंगे, और अंत में तो ये झलक आपको प्रस्तावना में देनी है कि हम इतना कुछ बताने जा रहे हैं, तो क्या कारण है और क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो चलिए देखते हैं कि क्या कारण है इसके, चलिए देखते हैं इसके प्रभावों कैसे प्रभाव पड़ता है, ऐसे नहीं लिखेंगे। कोई निश्चित आप बताइए प्रस्तावना में, आपको ये दिखा देना है कि हमने कारण प्रभाव निराकरण और प्रयासों सबकी बात की है, सबकी बात की है, और ये चीज दिखा देना है। तो एक सेंटेंस हमको बना के दिखाइए आप। टूट जाओ भाई तुम भी। हाँ उत्तराखंड में कौसानी है, बताइए। हम्म हम्म। ज्यादा सीधा हो गया ना, ज्यादा सीधा हो गया ना, और थोड़ा सा मेहनत करिए, कोई करे, निश्चित आप बताइए। ज्यादा हो जाएगा ना, इतना कहाँ हम प्रस्तावना में लिख सकते हैं, और अच्छा करना है इसको, ठीक है ना, है ना। आप ऐसे शुरुआत भी कर सकते हैं इस निबंध की कि मनुष्य मनुष्य के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ वायु और स्वस्थ जल का होना, है ना, स्वस्थ वायु और स्वस्थ जल का होना। और जब आप इससे रिलेट करेंगे तो आप आगे उसमें ये कनेक्ट करेंगे कि लेकिन वर्तमान समय में इसकी कमी होती चली जा रही है, आखिर क्या कारण है जो ये प्रदूषित होता चला जा रहा है, इसकी उपलब्धता कम होती चली जा रही है, और अगर इसकी उपलब्धता कम होती चली जा रही है तो क्या मनुष्य स्वस्थ रह पाएगा। पूरी मानवता के लिए ये संकट है, जैसे जल संकट, जैसे वायु संकट, ये पूरा संकट पूरी मानवता के लिए है। तो अगर रह पाएगा तो फिर कैसे रह पाएगा, तो इसके लिए भारत और वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए, और उन प्रयासों में कहां तक हम सफल हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं, उसको और रिफाइन हमको करना पड़ेगा। और इसको करने के बाद में हम चलेंगे कहां पर, जब हम टॉपिक पे बात करेंगे ना, बिल्कुल यही टॉपिक पे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अब मुख्य पैराग्राफ, जब मुख्य भाग में आप आएंगे तो इन सारी चीजों को आप बताएंगे। सबसे ज्यादा जो कोट्स की जरूरत है वो यहीं पे पड़ती है, कोट्स की जरूरत यहीं पे पड़ती है। सबसे ज्यादा जो विचार की जरूरत पड़ती है वो मुख्य भाग में ही पड़ती है। सबसे ज्यादा जो तर्क की जरूरत पड़ती है वो यहीं पर पड़ती है ना। आलोचना आप यहीं पर करेंगे, सारे पक्ष विपक्ष की बात आप यहीं पर करेंगे, और जब बिल्कुल अंत में आप पहुंचेंगे यहां पर उपसंहार में, इसके ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम टॉपिक करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा, आज जो टारगेट किए हैं वो पूरा हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उपसंहार सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आई थिंक इट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट इंप्रेशन इज द इमीडिएट इंप्रेशन। जैसे मान लो कि आप इंटरव्यू देने गए, और इंटरव्यू में जब वहां आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, जनवरी के महीने में इंटरव्यू, ठंडी इतनी ज्यादा कि बाहर जब आप बैठ के कांप रहे होगे, तो कपड़े कम पहनने पड़ते हैं, इनर उनर पहन लो तो ऐसे हो जाओ, और कोट पहन के जाना है। तो आप जब इंटरव्यू देने गए और वहां पहुंचे तो कपड़े थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यू रूम में आप प्रवेश करोगे पूरा पसीने से तर, इतनी गर्मी महसूस होगी कि मन करेगा इसको भी अब ना पहना जाए, उतार दिया जाए, इतना प्रेशर फील होता है। ठीक है, तो इंप्रेशन तो पहला खराब हो गया। तो वो आपको थोड़ा सा कूल करते हैं, ठीक ठाक जो अच्छे होते हैं वो तो कूल करते हैं। आप पानी पी लीजिए, आपको नहीं पीना है आप चाय पी लीजिए, मान लीजिए दोपहर में आप पहुंचे तो चाय पानी आपको ऑफर करेंगे, थैंक यू सर, लेके रख देनी है, नहीं पीना है। ये सब बातचीत में 2-3 मिनट में कूल हो जाते हो आप। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो बेकार हो गया आपका, लेकिन इंटरव्यू आपका अच्छा हो सकता है। तो अगर आपकी प्रस्तावना बेकार हो जा रही है, आपने लिख ही दिया, तो आप परेशान मत होइएगा। अभी आपके पास मुख्य भाग बचा है और आपके पास अभी उपसंहार बचा हुआ है, आप उसमें खूब अच्छा कर सकते हैं। प्रस्तावना अगर कुछ कमतर है, कुछ कमजोर है, तो आप उपसंहार में दिखा दीजिएगा। उपसंहार में 2-3 बातें नोट करिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको अगर आपने नहीं किया तो उपसंहार आपका गड़बड़ हो जाएगा। उपसंहार या निष्कर्ष, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समाधान होना चाहिए,
अगर कोई समस्या जनित निबंध है, ये सकारात्मक होना चाहिए, ये आपके विचार होने चाहिए, ये निचोड़ होना चाहिए। जितना आपने लिखा है, जैसे कि प्रस्तावना इंट्रोडक्शन था, तो ये इतना। अगर कोई समस्या जनक, महिला सशक्तिकरण, महिला समस्या, पर्यावरण की समस्या, है ना, साहित्य का अगर कोई ऐसा ऐसा मुद्दा आपको दिया गया है, संस्कृति का कोई मुद्दा दिया गया है, तो आपसे भारतीय व्यापार के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे सूखा, बाढ़, किसी आपदा के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप समाधान दीजिए उसका। अलार्मिंग सिस्टम के बारे में बताइए, है ना। आप बताइए कि कैसे लोगों को का पुनर्वास करना चाहिए, लास्ट में जितनी भी बातें कर चुके हैं, कैसे लोगों को मेडिकल सहायता देनी चाहिए, बीच में बात आप कर चुके हैं, क्या कमियां हैं, और अपने विचार यहाँ पर देने का प्रयास करिए। अपने विचार का मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे रिसर्च करके आएंगे। अपने विचार का मतलब है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा चीजें पढ़ना क्या क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान दिएगा। इस बीच में 2-3 पत्रिकाएं 3-4 महीने के लिए आप ले लीजिए, हम भी उसको फॉलो करेंगे, हम भी उसी में से कराएंगे आपको। एक आप योजना 15-12 रुपए की आती है किताब, और एक होती है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास से संबंधित है, योजना होलिस्टिक अप्रोच है, और एक आती है विज्ञान प्रगति। विज्ञान प्रगति में से कुछ लेख आपके लिए जरूरी होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा विज्ञान वाले हो जाते हैं ये दोनों तो जरूर ले लीजिए, है ना। और हिंदी में निबंध लिखने के लिए सबसे अच्छा है जनसत्ता का आर्टिकल, जनसत्ता का जो संपादकीय है। ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा आज से ही कि ग्रुप में इंपॉर्टेंट संपादकीय आपको फोटो भेज दूं, सही रहेगा, जिससे आपको भड़काव कम हो और फिर आपका खर्चा भी ना बढ़े। भाई 5-5, 6-6 रुपया रोज मिला के फिर महीने का तो बहुत हो जाता है ना, 500-600 रुपया हो जाएगा ये सब मिला के, ठीक है। तो ये आप करिए, इसको भी मैं कर दूंगा। जितने इंपॉर्टेंट योजना के हो मैं फोटो आपको भेज दूं, जितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको छाटने में दिक्कत होगी, छाटने में बहुत दिक्कत होती है, टाइम बहुत लगता है। जैसे योजना का क्या है, योजना का टॉपिक होता है कि इस बार की किस पे आई, मान लो कुरुक्षेत्र इस बार का आया हथकरघा पे, तो हथकरघा पे उसमें 10 आर्टिकल दिए रहेंगे। अब उस 10 आर्टिकल में से कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बड़ा बढ़िया लिखते हैं वो लोग, आप हूबहू भी अगर लिख ले जाओ मजा आ जाएगा। छोटे मोटे लोग नहीं लिखते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहीं से हम लोग मैटर लेते हैं। आपके विचार कहां से आएंगे, आप कौन से बहुत बड़े तुर्रम खां हो भाई। आपके विचार का मतलब है कि जो आपने सीखा है, आपके विचार का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है वो विचार, तो आपके सीखे पढ़े विचार यहीं से आएंगे। मेरे विचार कहां से आएंगे, हम सीखेंगे दिनकर साहब की कुछ लाइनें लिखेंगे, हम सीखेंगे कलाम साहब से, हम सीखेंगे कोई किताब पढ़ेंगे कहीं से, जयशंकर प्रसाद की लाइन अच्छी लगी तो उन्हीं से तो सीखेंगे, है ना। अब ये काम आपको करना है, निरंतर करना है। अब ये ग्रुप में हम ये करवा देंगे, याद दिला दीजिएगा आज से ही ये स्टार्ट हो जाए। ये सब मंथली आती है ना, और ये डेली है पेपर ये, बस और बहुत आर्टिकल इधर उधर नहीं पढ़ने। तो आपके विचार यहीं से आएंगे, आपके अपने विचार नहीं। आप इनके विचार तो बड़े खतरनाक हैं, है? विचार आपके क्या है, खतरनाक है ना। हाँ हाँ हाँ। निराकरण वहां देखो, मैं बता नहीं पा रहा हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने उस चीज को रोका। वहां वहां झलक देना है, वहां लिखना कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तो हल्का से, वहां पे कुछ लिखना नहीं है। 10% में आप लिखेंगे क्या। अच्छा, मुख्य भाग में, हाँ चाय नहीं जा रही यार। हाँ, आप जैसे आपका कहना यह है कि निष्कर्ष में मैंने कहा कि समाधान देना है। ये समाधान यहाँ देना नहीं है, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हमने वो प्रस्तावना में कहा था कि इसके कारण क्या है, लेकिन बताया नहीं था। बताया कहाँ, बताया कहाँ, मुख्य भाग में। आ, ये नहीं, जैसे यहाँ पे वो तो आगे की राह, एक वो ट्रेंड चला है आजकल कि सब में छपा रहता है। बात आपकी सही है, लेकिन मेरी बात फिर समझिए। जैसे प्रस्तावना में क्या लिखने जा रहे हैं ये हम दिखाते हैं, और उस चीज को मुख्य भाग में, 1 मिनट रुकिए आ रहा हूं, मुख्य भाग में हम उस चीज को लिखते हैं। अब यहां पर जो हम लिख चुके हैं, इसको ऐसे समझिए, उपसहार में जो यहां लिख चुके हैं, ये जो लिखे थे यहां, उसी का यहां पे संक्षेपण संक्षेपण कर देते हैं। ये ज्यादा अच्छा, इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, है ना। हमने जो किया है, ऐसा कुछ यहां लिखना नहीं होता है। 10% में आप क्या लिख पाओगे, 10% में तो आप वाइंड अप करोगे,
ये वो है कि तो ठीक है, अब चलते हैं। देखो अब मैं बता रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमारी अभी एक मीटिंग होनी है, वास्तव में होनी है, तो मोटी मोटी बात हो गई है। अब मोटी मोटी बात हो गई है, हम लोग जानते हैं, लेकिन पहुंचेंगे तो कुछ तो शुरू करेंगे ना। जैसे अभी बात किया था ना सर से, तो अब मैं जाऊंगा तो बात तो हो गई है कि हम क्यों मिलने वाले हैं, पता है, तो ये निबंध का टॉपिक हमको मिल चुका है। अब हम पहुंचेंगे, नमस्कार होगा, वो कहेंगे आइए पांडे जी, आइए चलते हैं, चाय पियेंगे कि क्या करेंगे, ये होगा। फिर जैसे वो कितना कहेंगे, हम मौका ढूंढ के अपना काम वहां बोलेंगे। तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तो सर वो वाला जो वो बात थी और ऐसे था, तो उसमें हमने ये कर लिया है, ये हो गया है, तो आगे ये सर काम है। तो अब इतना हमने ये किया, ये इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है निबंध का, हुआ कुछ नहीं। अब हम दोनों लोग बातचीत चालू करेंगे। तब वो एक बात रखेंगे कि उसमें ऐसा हुआ था, तो हम कहेंगे हाँ सर, हमने ऐसा, आपने कहा था तो हमने ऐसा कर दिया था। फिर वो कहेंगे कि अच्छा तुमने ऐसा किया था तो उन्होंने क्या कहा, तब हम बताएंगे कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो कहेंगे अच्छा ऐसा कहा, तो हम कहें हाँ सर ऐसा कहा। तब वो कहेंगे अच्छा तो चलो उनसे मिलते हैं, उन दूसरे लोगों से मिलते हैं। अच्छा सर वो कहाँ मिलेंगे, ये मुख्य भाग है। बात समझ में आ रही है। और फिर उपसहार में क्या होगा, तब फिर अब हम लोग विदाई लेने वाले होंगे। तब फिर हम कहेंगे तो ठीक है सर, अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। हाँ यार मेरी भी मीटिंग है, लेट हो गया। अब हम लोग उठेंगे, फिर लास्ट में वो फिर से एक बार कंक्लूड करेंगे, परेशान ना हो, बात पूरी हो गई है, वो नहीं करेंगे तो हाँ सर आप है तो मुझे क्या चिंता है ना, मुझे क्या चिंता है, आप तो है ही हैं। तो फिर हम चलने लगे, तो लास्ट में कहेंगे सुनो, ऐसा है, वो वाला काम कर जरूर लेना जो तुमसे मैंने बताया है। अब समझ में आ गया ना, बात समझ में आई कुछ नहीं। पंचायत में बहुत मन लगता है, आ गई हम। अरे हाँ वाले सर, अपना विचार तो बायस हो सकता है, यस, आपका विचार बायस हो सकता है, बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्रांतिकारी विचार हो सकता है। जैसे आपके विचार होते हैं कि हम अगर उस समय होते तो अंग्रेजों को तुरंत भगा देते। ठीक वैसा हो सकता है जैसे सचिन ने 98 रन बना के वो फिर बेकार कर दिया पूरा, लेकिन जब बल्ला पकड़ो तब वहां बैठ के विचार बड़े तगड़े तगड़े आते हैं, यहां खड़े होने के बाद कहां जाते हैं, आओगे। ऐसे होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है, कई चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ खड़े होने के बाद विचार भी आने लगते हैं, यहाँ खड़े होने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है। सच बात है, लेकिन ये लाने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका विचार बायस्ड हो सकता है, तो आपके विचार यहाँ 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 इनसे आएंगे। आपके अपने विचार को, इतने बड़े विचारक हो ही नहीं, अगर इतने बड़े विचारक होते तो आरओ की तैयारी थोड़ी ना कर रहे होते, ना यूपीएससी, तब तो आप बहुत ऊंचे स्तर के होते। ये लोग जो है ये बहुत तगड़े विचारक हैं। कोई जरूरी नहीं, कई बार छोटे छोटे लोग भी लिखते हैं इसमें, लेकिन कहने का मतलब यह है। हाँ पूछिए। हम्म हम्म तो ये तो है ही है, सेम बात होती है, कई बार ऐसा होता है, ऐसा तो होता ही है। ये वो वाली बात है कि उनका ऑरा बन गया है ना। मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो वो हेडलाइन बनती है, और हम यहाँ बड़बड़ा रहे हैं, इतने लोग ही खाली सुन रहे हैं, इसमें से भी आधे लोग मानेंगे, आधे कहेंगे हम अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं बात बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। तो आप देखो ये तो होता ही है। अब आप पे संदेह करेंगे ना लोग, आपको पहले अपना वो विश्वास बनाना पड़ेगा, है ना। पहली ही कॉल में शादी की बात नहीं हो जाएगी, कई रातें जागना पड़ेगा, कई बार मिलना पड़ेगा, कुछ गिफ्ट्स भेजने पड़ेंगे, हम्म कई बार फेल होना पड़ेगा, लक्ष्य को शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। खुद के सवाल गलत हो जाए, दूसरे के सही कराने पड़ेंगे। समझ गए ना ब्रांड कैसे बनता है, विनोद जी बहुत सही से जानते हैं। वही फ्लैट वाली पढ़ाई, समझ गए। हाँ, तो ऐसा होता है, कहने का मतलब देखो, हमारी आपकी बात कोई ऐसे क्यों सुनेगा, है ना। मेरी आप इसलिए थोड़ी थोड़ी सुन रहे हैं, जो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा यकीन मेरे पे है, और ये जैसे जैसे ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा सुनेंगे आप, है ना। आप अभी इधर खड़े हो गए तो कम सुनेंगे लोग, हमारी जगह पे और कोई और खड़ा हो जाए जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है, वो एक ही विषय पर हो सकता है, लेकिन वो खड़ा होगा तो वो और आप अच्छे से सुनेंगे। ये तो कंपेयर होता ही है, सेम विचार, लेकिन कहां से आ रहे हैं, बहुत हल्की हल्की बातें कई बार। जैसे अभी यहाँ पे बिल गेट्स खड़े होकर पैसे की बात करने लगे, तो उनकी बात ज्यादा सुनी जाए क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया है ना। जैसे कहा जाता है कि बिल गेट्स के अगर 14-15 हजार डॉलर गिर जाए और वो ऐसे उठाने लगे, एक बार ये मैगजीन में आया था, तो उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जितना समय उठाने में लग रहा है, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड की कमाई 15 हजार डॉलर से ज्यादा है। ऐसा होता है ना, तो किसने कितना डेवलप किया है, बात समझ में आ रही है।
जैसे पुराने लोगों से आप मिलोगे तो वो कहेंगे सारे काम अपने आप करो, हमारे जैसे लोगों से मिलोगे तो मैं कहूंगा कि रोजगार डेवलप करो, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं उसको दूसरे से कराओ, उनको सैलरी दो। जैसे पापा लोगों से कहोगे तो वो कहेंगे ये कपड़ा धुलने के लिए अलग, बर्तन मांजने के लिए अलग, और ये खाना बनाने के लिए अलग, ये कौन सा वो होता है? अरे एक रखो अपना, वो करे वो करे। और कपड़ा कौन, मशीन में कपड़ा कौन दूसरे से धुलाता है? तो हमारे दोनों लोगों का तर्क है ये कहना कि हमारे दोनों लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास उतना भी टाइम नहीं। तो वो लोग कहेंगे कि मशीन से कपड़ा निकाल के फैला देने का टाइम नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि वो 10 मिनट जो लगेगा उतनी देर बैठ के हम अगर कंप्यूटर पे काम करेंगे तो हम लाख रुपए जनरेट करेंगे। अगला कोई ऑफिस में वो अपना ऑफिस का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? ये अंतर हो जाता है। तो आपने कैसे अपनी को डेवलप किया है, वैल्यू कैसे बढ़ाई है? जैसे मैं 2 घंटे अगर बैठ के काम करूं तो मेरा मानना है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें 2-3 लोगों को मैं सैलरी देके और उसके बाद में भी पैसा बचा लूंगा, और वो 3 लोग 2-2 घंटे काम करेंगे। तो मैं ये सरल वो सोचूंगा। पुराने लोगों का ये रहता है कि खुद काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे ही विचार भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। कल हम टॉपिक करेंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आपको आएगा। जैसे ये कंफ्यूजन जो शमसुल का है ये दूर हो जाएगा, है ना, जब टॉपिक हम करेंगे। और ये एक कोई पैरामीटर नहीं है। कई निबंध मैं ही लिखाऊंगा जिसमें ऊपर झलक मैं नहीं दे पाऊंगा, कई निबंध मैं उपसंहार दूंगा जिसमें आप कहोगे कि इसमें कौन सा आपने निचोड़ लिख दिया है। ये आदर्श ढांचा है ना, कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ, बस शायरी का स्तर होना चाहिए, अस्तर नहीं है। हाँ, स्तर होना चाहिए, अस्तर तो कपड़ों में लगता है ना, स्तर होना चाहिए। लिख रही हूँ खत खून से स्याही मत समझना, ये शायरी नहीं चलेगी। लेकिन जिससे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक बार मैंने देखा था सर, जब तो मुकाबले में हो तो अखबार निकालो, बहुत स्तरीय है भाई। इससे स्तरीय क्या हो सकता है? जब तो मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो। हाँ, तो लिखते हैं लोग, लिखा भी जाता है, हम भी कई निबंधों में आपको लिखाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने विचारों से आप शुरू करिए, शुरू अपने विचारों से करिए, 2 लाइन के बाद लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोट्स कल भी मैंने बताया था कि ठीक है, थैंक यू, ऐसा हम कर देंगे। देखिए, कोट्स केवल ये होते हैं कि अपनी बात को हम जो कह रहे हैं उसको पुष्ट करने के लिए हमने किसी बड़े व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। जैसे आप हमसे कोई बार बार बात कर रहे हो तो हम कहें नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो कह रहे हो कि हम पढ़ते हैं तो हम नहीं मानेंगे, तो तू अपनी दीदी को ले आए, है ना। जैसे उस दिन आई थी तो दीदी को ले आए, तो हमने पूछा ये पढ़ते हैं, तो कहीं हाँ ये पढ़ते हैं, तो हमने कहा ठीक मान लेंगे। तो ये काम कोर्स वाला है ना। आपने ये आप ही वाली बात है, आपने कहा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, और दूसरे ने कहा, इन्होंने कह दिया बगल में देखो, हाँ इन्होंने कहा तो सब लोग सुनेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमको सोने नहीं देते, सबको पता है। लेकिन कलाम साहब जब कह रहे हैं तो बात अलग हो जा रही है। बात समझ रहे? ठीक है ना, बस नहीं, हाँ कही जा सकती है, कही जा सकती है। हाँ, यस, ठीक है। तो जितनी भी आप उक्तियां, सूक्तियां, हाँ हाँ, कथन, विचार, अरे बहुत बार जैसे जैसे अब कितनी बड़ी बात है, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। 2 भाषण इसमें 2 घंटे। हाँ, क्या है? किसकी रचना है? अब ये की है, बहुत बढ़िया। पूरा समाज पे कटाक्ष है कि समाज के लोगों में तो सांप ना होते भी विष भरा हुआ है, सांप रख उन्होंने केंद्र में, तो मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, पूरी डिफाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप रिलेवेंसी है आपने लिख दिया तो इतना तो वो समझ ही जाएगा, इतना तो वो समझ ही जाएगा एग्जामिनर जो है। जैसे उनकी एक रचना है, 4 दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, 4 दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, 4 दिनों तक, 4 दिनों तक छिपकलियों की हालत, थोड़ा सा एक लाइन मिस हो रही है,
किसकी रचना है? नागार्जुन की, है ना? बस एक एक मिनट, गलत लाइन नहीं बताना चाहते। अरे बहुत सारी रचनाएं आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ये जितना है ना, जितनी चीजें आप अभी डर रहे हैं ना, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। जी, 6 हम दे देंगे, हम सारी दे देंगे। 4 नहीं है, यही मैं बोल रहा। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, कई दिनों तक चूहों की हालत भी रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। लिखो, पूरी किताब लिखो। नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद। अकाल का ऐसा दृश्य प्रस्तुत करना सामान्य बात नहीं है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, मतलब कुछ खाने था ही नहीं, अकाल पड़ गया था। और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, वो भी जानवरों को भी खाने कुछ नहीं है, जानवर तो कुछ भी खा लेते हैं ना, उनके पास भी नहीं था। छिपकली भी पड़ी हुई है, चूहे भी, चूहे तो कहीं से ढूंढ के खा लेते हैं ना, चूहे भी पस्त पड़े हुए हैं। तो कई दिनों तक धुआं उठा घर के आंगन में, और कई दिनों के बाद जब धुआं उठा, तब अब कौवा भी अपनी पांखें फुला रहा है, चलो कुछ अब खाने को मिलेगा। अकाल का इससे बड़ा वर्णन आप सोच के देखो। तो ये सब सूक्त वाक्य है। अब कहीं पर आपको ऐसा कुछ लिखना है, गरीबी आप लिख रहे हो, गरीबी लिख रहे हो, डाल दो कि गरीबी में तो ऐसे ऐसी भी स्थितियां आ जाती है। रिलेवेंसी देखनी है, कितना रिलेवेंट कंटेंट है। रिलेवेंसी अगर है, उससे संबद्ध है, तो आप उसको लिखो, है ना? आप इनकी अदम गोडवी की रचना, है ना, काजू भरी प्लेट में, विस्की गिलास में, रामराज उतरा है विधायक निवास में। काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, और रामराज उतरा है विधायक निवास में। भ्रष्टाचार पे लिख रहे हो, 2 लाइन मार दो, छौका लगा दिया आपने, स्वाद बढ़ गया। जैसे दाल ऐसे उबालो, अजीब सी अच्छा, ऐसे उबली हुई दाल जो खाना पड़ता है तो मुझे बिम्बार की महक आती है। किसको किसको आती है? और जैसे जीरे का छौंका लगाओगे तो वो महक खत्म हो जाती है, टमाटर डालने के बाद और स्वाद आ जाता है। तो ये वही, एक लाइन से महक खत्म, एक लाइन से और वो, है ना? आदम गोडवी की रचना और है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये बातें झूठी और दावे किताबी हैं। आप भ्रष्टाचार पे लिखो, 2 लाइन लिख दो। ये सब मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कहां पे क्या यूज करना है। भ्रष्टाचार की लिस्ट, शिक्षा की लिस्ट, महिला की लिस्ट, संस्कृति पे लिखेंगे, साहित्य पे लिखेंगे, ये सब मैं दे दूंगा। लेकिन आज ही थोड़ी ना दे दूंगा, आज देने पे फिर दिक्कत होगी, 2-4 दिन में मैं दे दूंगा, और धीरे धीरे वो अपडेट भी हम लोग करते रहेंगे। तो इस तरीके से, तो आप जैसे थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा था कि आपके विचार नहीं हो सकते, आप बहुत बड़े विचारक ही नहीं है, और अपने को समझना भी मत, बहुत बड़े विचारक है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं, ये भाषा कैसी हो, ये सब 2-2 मिनट की बात है। सबसे ज्यादा परेशान आप लोग इससे भी रहते हैं कि भाषा तो जयशंकर प्रसाद जी वाली होनी चाहिए, या यशपाल जी होनी वाली होनी चाहिए, बिना डिक्शनरी के समझ में ना आए ना। सरल, बिल्कुल सरल, बिल्कुल प्रवाहमयी, है ना, प्रवाहमयी। ये 2 क्वालिटी होनी चाहिए। क्लास 10th एनसीईआरटी मानक से भी ऊपर की भाषा है उसकी। 6th 7th 8th की सरल है भाषा, क्लास 6th 7th 8th की भी एनसीईआरटी की भाषा मतलब भर की अच्छी है। आप लोग तो पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को तो पता होगा। क्लास 10th से ऊपर भाषा आपकी जानी ही नहीं। संस्कृत निष्ठ भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा लिख रहे हैं कि आप बिल्कुल हम दिखा देंगे। बिल्कुल व्याकरणिक व्याकरणिक दोष ना होना अलग चीज है, शब्द संयोजन होना अच्छे, वो अलग चीज है। लेकिन शब्द बहुत भारी, जब आप भारी भारी शब्द लाने की कोशिश करोगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना, स्पीड कम हो जाएगी, और आपका जो जेन्युइन है, जो कंटेंट, वो प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। आप ट्रेन की जगह लौपत गामिनी लिख रहे हो, अगला भी चिड़चिड़ा रहा है। आप भगभग अड्डा लिख रहे हो, है ना। आप संस्कृत में, जैसे कुछ लोग सप्रयास ऐसी कोशिश करते हैं कि जब वो पहली बार आपसे मिले तो वो इतना अच्छा, मतलब वो बोलने की कोशिश करेंगे कि वो, मतलब लगने लगता है कि ये व्यक्ति है बनावटी, दिखावेदार है ना। और जेन्युइन भाषा जानते हो क्या होती है? जो आपका रियल वो होता है। मैं एक तमाचा आपको खींच के मार दूं तो उसके बाद जो आवाज निकलेगी, तेरी बात, जो रोक लिया अभी हमने, है ना, वो आपकी। कभी संस्कृत निष्ठ भाषा में आप गाली दे सकते हैं? तो आपकी जेन्युइन भाषा वो नहीं है ना।
कुछ हुए हैं, जैसे बहुत कुछ संस्कृत के विद्वान हुए हैं। कोई हमसे बता रहा था कि यहाँ पे लखनऊ में ही है, उनका कुत्ता संस्कृत में समझता है। ठीक है, बचपन से संस्कृत सुना, भाई कुत्ते को क्या मतलब, है ना, तोते को क्या मतलब, उसे कहोगे पट्टेपुट तो पट्टेपुट बोलेगा, पट्टेपुट को संस्कृत में बोलो, अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो, उसके तो माँ बाप ऐसे कुछ भाषा का विकास किए नहीं थे, तो वो मैं मान सकता हूँ। आपकी भाषा बहुत सरल, बहुत प्रवाहमयी, ये इतनी बड़ी बात है जो सबसे कम समय में हम कर रहे हैं, जिसके कारण निबंध लिख ही नहीं जाता है। सोच सोच के सोच, इनके पास खूब भाषा है। अब ये मतलब अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, विचार इतने ज्यादा है, पढ़ा खूब है, वास्तव में पढ़ा है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये तारीफ इनके लिए गड़बड़ इसलिए बन जाती है क्योंकि महिमा मंडित करना सरल शब्दों में भी संभव है ना। जैसे यही बात, और आप कैसे हैं, और आप कैसे हैं नीरज, बात तो वही है ना, तो केवल टोन चेंज हुआ, इससे भी तो बात बदल गई ना। और तो इसमें का हाल, ठीक है ना, ये अलग भाव हो गया। इसमें लगने लगा कि ये हमें कुछ क्षेत्र की है, ये हमारा हाल चाल ऐसे समझ जाइए, तो हम ऐसे बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अब पता चला कि कोई बाहर का व्यक्ति हो, उससे ऐसे बोलेगा जी पागल आदमी है ना, गंवार टाइप का, बेवकूफ आदमी, ऐसा कहेगा ना, तो मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊंगा, तो मैं वहां पे अंग्रेजी बोलूंगा, मैं वहां पर कुछ बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलूंगा। जैसा आपका जेन्युइन जो भी वोकैब है उसका यूज करिए। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी लोग हैं, पैदा सब इंडिया में हुए हैं, कोई है यहाँ पे जो बाहर का हो, और पढ़ते आप अंग्रेजी में हैं, लेकिन सामान्य बातचीत आप किसमें करते हैं, हाँ, गरियाते किसमें हैं, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, गालियां किसमें देते हैं। मैं दिल्ली जब पहली बार गया तो वहां पे मैं सब्जी खरीदने गया, तो सब्जी खरीद रहा था मैं, तो एक लड़की आई, हाफ पैंट, उसको शॉर्ट बोलते हैं, पहने, मतलब कुछ था नहीं ज्यादा कुछ, तो उसने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे वो लेडी फिंगर दे देना। अब वो अभी नहीं था पुराना दिल्ली वाला, अब वो नहीं समझ पा रहा था, एक्सक्यूज मी लेडी फिंगर मुझे दे देना। तो अब वो पूछा कितना दे दे, कुछ उंगली उंगली से बताई, तो अब वो तब ये कह रही है कि वो आधे पाव किलो दे देना, आधे पाव केजी कुछ उन्होंने बोला। तो हम लोग भी देखने लगे, मैं था, मेरा पार्टनर था, हम लोग कोचिंग वोचिंग करके आ रहे थे, तो अब वो फिर नहीं समझ पा रहा है कि मतलब क्या करना है। तो वो कहा ऐसा है मैडम जी, यू बताओ लेक कहा है हमसे, तो मैडम को भी आएगा, कहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा, भिंडी चाहिए हमका अब आई है, तुम हरियाणवी थी वो, अपने भाषा में वो बोली। तो वो दिल्ली पहुंच के 3 महीने बाद ड्रेसअप चेंज हो जाता है पूरा। मैंने देखा दिल्ली में लड़कियों को सलवार सूट पहन के दुपट्टा जो ऐसे डाला जाता है ना, इस तरीके वाला ऐसे डाल के आती है, ठीक है, पहले हफ्ते का ये है, दूसरे हफ्ते में ऐसे होता है दुपट्टा, तीसरा हफ्ता, ठीक है, चौथा हफ्ता पहले सूट यहां तक रहता है, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठे में छूटा, सातवें में गायब, फिर इसकी बारी आती है। अब ये रियल रूप उनका खत्म हो गया, है ना, अब ये आए, ठीक है, और अगर संगत अच्छी मिल गई, ठीक है ना, ये भी शुरू हो जाता है। और इनको चेंज करना बड़ा आसान होता है। जो लड़की या लड़का गांव से निकलता है, स्प्रिंग दबी हुई है, ऐसे दबी हुई रहती है, और गांव से निकला बस, तो ज्यादा दूर तक क्या जाएगा, विकास की संभावनाएं ज्यादा कहां है, चरम विकास की संभावनाएं कहां है। अब हम पहले से ही खुले हैं, तो हम कहां कूदेंगे, इतना होगा इसमें कूद ही नहीं पाएंगे, है ना, समस्या हो जाती है। बस फिर कोई और अच्छा साथी मिला, कमरा एक हो गया, ठीक है ना, बात समझ में, उसको क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे भी आपको निबंध तैयार करना पड़ेगा, सामाजिक निबंध, इसी पे इस समय तो बाबा लोग जुटे हैं उसमें। इनके एक बाबा है, कौन बाबा तुमने हमने बताया था कि क्या नाम बताया था, पौंकी अच्छा पूकी, पूकी बाबा है? बड़े खराब खराब बातें बोल जाते हैं ना ये लोग उन बाबा की। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग बिल्कुल चिंता ना करें, वो जैसा सोच पा रहे हैं, जो टूट फूट लैंग्वेज उनकी है, दैट्स गुड, जैसा आप सोच पा रहे हैं वैसा ही लिखें, नंबर मिलेंगे, भरपूर मात्रा में लिखेंगे, मिलेंगे। बस ध्यान रखना है कि भाषा कैसी हो क्या हो, सबसे ज्यादा जरूरी है क्रमबद्धता। जो बात पहले कहनी है वो पहले कहनी है, जो बीच में कहनी है वो बीच में, और जो अंत में कहनी है, जैसे इन्होंने कहा जैसा कि, है ना, इस प्रकार, कुल मिलाकर, तो ये कुछ बातें होती हैं जो वही कही जाएंगी, निष्कर्ष होती है वो, है ना। जैसे आप मिले किसी से तो अच्छा ठीक है अब चलते हैं, मतलब अभी मिले ही हैं, जैसे खुशबू हमसे मिली,
तो हमने हमने कहा अच्छा खुशबू ठीक है चलते हैं, आओ बैठो। कितना अजीब लग रहा है। तो खुशबू कहेगी पगला गया है क्या सरवा, मतलब है ना। एक तरफ कह रहा है अच्छा तो चलो चलते हैं मिले, ऐसी निबंध आपका होता है ना। कहना क्या चाहिए, और खुशबू ठीक हो, बुखार सही हो गया तुम्हारा, आओ बैठो, क्या पियोगी, चाय पियोगी क्या, है ना। और दूसरा और तरीका हो सकता है बीच वाला मिक्स करो। अब खुशबू आए, खुशबू चाय पियोगी, आओ नमस्कार। ये भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। तो किसी से आप मिलोगे तो सबसे पहले आप अभिवादन करोगे, छोटा बड़ा, और नमस्कार सबसे करना चाहिए। कोई इसमें ज्यादा ईगो को न रखा करो कि हम क्यों करें, हमारे सामने पैदा पे हम खिलावा को दी और उनसे अरे गुड मॉर्निंग बोलने में क्या जाता है भाई, छोटा है, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या दिक्कत है, बोलो उससे, है ना। अगली बार वो मिलेगा आपके पैर छुएगा। बात मेरी समझो, पैर छूने का मतलब ये पैर छुआने के लिए नहीं, इज्जत करेगा, और इज्जत उसी को मिलती है जो इज्जत देता है। आपको वही मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं, है ना। आप नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगा, और अगर आप सही हो तो कुछ दिन बाद अगर वो नफरत कर भी रहा है तो वो सही हो जाएगा। वो कहेगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं क्यों करूं इसके साथ ऐसा, मैं क्यों करूं। तो ये क्रमबद्धता बहुत ज्यादा जरूरी है। सामान्य सी बात है, जैसे आपको खाना वो सब दिया गया, आपने पहले दाल पी ली कस के खींच के, फिर आपने रोटी ठूस ली, फिर चावल को ढक्कन मार के अंदर कर रहे हैं, सही नहीं रहेगा। जैसे जो खाना है, पानी ही पी गए 3 लीटर और पेट भर गया ऐसे कर रहे हैं, बहुत अजीब है। बच्चे ऐसा करते हैं, और बच्चे जैसे है वो क्या करेंगे, वो पानी ही पी जाएंगे। अब वो खिला रहे तो ओ हो गया, अब ओ हो गया तो तुम गधे थे, तुम पहले खाना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात एक है, हेडिंग डालें कि ना डालें, ये छोटे छोटे पॉइंट है। कहीं पर भी किसी भी पुस्तक में, कहीं पर भी किसी विचारक ने यह नहीं कहा है कि निबंध में हेडिंग डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। कहीं पर कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, नहीं। लेकिन कोई भी जो साहित्यिक स्तरीय निबंध मिलते हैं उसमें हेडिंग नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे सेलेक्ट कैंडिडेट जो हमारे भी कैंडिडेट रहे हैं, हमारे संपर्क में भी रहे हैं, या हमारे सीनियर रहे हैं, या हमसे संबद्ध हैं, उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने निबंध में हेडिंग डाली है। तो हेडिंग डालते क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या डाल सकते हैं आप, ये नहीं डालेंगे प्रस्तावना, आप ये नहीं डालेंगे मुख्य भाग, आप ये नहीं डालेंगे उपसंहार। वो डालते ये है कि कोई भी समस्या है तो उसका कारण, ठीक है, और कारण को लिख देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग डायग्राम बनाते हैं, निबंध में बनाते हैं, नंबर पाए सेलेक्ट है, पीसीएस में उनके नंबर 100 से ऊपर है। बहुत सारे लोग मैप बनाते हैं, स्वच्छंदता है, आप बना सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। मैप कहां बनाएंगे, इस टाइप के टॉपिक है, आपने दिखा दिया। लेकिन अगर मैप में दिखा दिया है तो इसको लिखेंगे नहीं, और अगर लिख दिया है तो दिखाएंगे नहीं। क्यों, रिपीटिशन हो जाएगा। जैसे लोग जीएस में वही चीज मैप में दिखा के वही चीज लिखते हैं, मार्क्स नहीं मिलते, कहते हैं हमने मैप भी बनाया था, ये सारी चीजें की थी, लेकिन मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक में आप मैप बना दीजिएगा, हेडिंग न डालिएगा। कोई रूल नहीं है कि हेडिंग डालें कि न डालें। अब बात आती है कि पैराग्राफ, हेडिंग नहीं डालेंगे यानी कि पैरा 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 लिखेंगे, तो पैराग्राफ में अगर लिखेंगे तो एक पैरा कितना बड़ा, आज ये सब सारी चीज पूरे कल से एक टॉपिक करेंगे। तो पैराग्राफ कितना बड़ा, 600 शब्द का निबंध लिखना है, 10 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, 10 पैराग्राफ, 60 शब्दों का एक पैराग्राफ बनाइए, 10 पैराग्राफ ऐसे। अब इसका भी कोई रूल नहीं है, 70-75 हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। और पैराग्राफ चेंज कहां करते हैं, अगर पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो यानी कि विचार जो है बदल रहे हैं। विचार का मतलब मुद्दा, विचार का मतलब टॉपिक का जो सब टॉपिक है ये बदल रहा है। कोई एक बात आप कर रहे हैं और 60 शब्द पूरे हो गए, और वो पूरा होना है 75 शब्द में, तो आप उसको लिख देंगे उसमें। जैसे आप कारण की बात कर रहे हैं और एक पैराग्राफ में बताया, तो कारण एक पैरा लिखा 60 शब्द में, और अगर इसकी जगह 75 शब्द हो जा रहे हैं तो 75 कर दीजिए उसको। अगर नहीं पूरा हो पा रहा है, 2 पैराग्राफ लगना है, तो 2 पैराग्राफ में कारण बता दीजिए, 2 पैराग्राफ में फिर प्रभाव बता दीजिए, और 2 पैराग्राफ में आप, एक पैराग्राफ में आप उसका समाधान बता दीजिए। लेकिन पैरा चेंज वही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि आधा कारण यहां लिखा, फिर आधा कारण अगले पैराग्राफ में, फिर प्रभाव उसमें चालू हो गया, जिससे कि स्पष्ट रहे। जहां पर पैरा चेंज करेंगे, जैसे लिख देंगे भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐसे आप लिखते जा रहे हैं, ऐसे लिखते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पैरा तो ये यहां से चेंज होगा,
ठीक है, मतलब थोड़ा सा अंदर करके, फिर 60 शब्द, यानी कि लगभग निबंध में आपके 8 से 12 के बीच में पैराग्राफ होने चाहिए। अगर आप छोटे करेंगे तो वो 12 पहुंच जाएंगे, बड़े करेंगे तो वो 8 हो जाएंगे। 10 आदर्श स्थिति है, 9 से 11 12 आप कर लीजिए, ऐसा होगा। इसकी चिंता न करिए, जब चेक होगा तो सब पता चल जाएगा। पैराग्राफ बदलने का मतलब है भाव बदल गए, टॉपिक बदल गया, सब टॉपिक बदल गया। टॉपिक कहां बदलेगा, सब टॉपिक बदल गया। ठीक है, अब किसने पूछा था, आपने पूछा था मरियम फातिमा। मरियम, आपको ऐसा पेज मैं इसलिए नहीं बता सकता, आपका शब्द का आकार क्या है मुझे नहीं पता, आप कितने बड़े बड़े शब्द लिखते हैं मुझे क्या पता। अब अगर आपके एक पेज में 100 शब्द आते हैं तो एक पैरा खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। अगर आपके एक पेज में 70 शब्द ही आते हैं तो एक ही पैराग्राफ आप एक पेज में लिख पाओगे। तो प्रस्तावना हो या कुछ भी हो, अब जैसे प्रस्तावना आप लिख रहे हो तो आप लगभग 1.5 पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, या एक ही पैराग्राफ में 75 शब्द आपने लिख दिए। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा कि प्रस्तावना एक ही पैराग्राफ में हो जाए। ठीक है, इस तरीके से काम कीजिएगा। कोट्स का रोल और इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूं कि ये आपकी बातों को संपुष्ट करते हैं, आपकी बातों को शक्ति प्रदान करते हैं, आपके साथ ये खड़े रहते हैं कि आपने जो कहा है वो बात सही है। तो वही कोट लिखेंगे जिनकी संबद्धता हो, है ना। अब आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं और कोट लिख रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं कोई दूसरी, कलम को क्रांतिकारी बना रहे हैं, नहीं। जहां पे साहित्य की बात होगी, सिनेमा की बात होगी, तो वहां के कलम की बात करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, रिलीवेंसी होनी चाहिए। बिना रिलीवेंट के आप रिलीवेंसी के आप रिलीवेंट इनरिलीवेंट ऐसे कुछ लिख देंगे बेकार सा, तो वो उससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम तो ना लिखे तो चलेगा, लेकिन इनरिलीवेंट अगर आप लिखेंगे तो नुकसान होगा। तब वहां जानते हो क्या लगेगा कि आपने कोशिश करके अपनी काबिलियत दिखाई है कि आई एम वेरी काबिल व्यक्ति, मुझे बहुत याद है। जैसे बहुत सारे लोग फर्जी शायरी सुनाया करते हैं, भाई जब बात वैसी हो तो आप बोलो, है ना। तो ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है ना। जैसे आप लिख रहे हो निबंध किसी पर्यावरण मुद्दे, या मान लो कि उसमें लिख रहे हो भारत और पाकिस्तान के संबंध में, आप उसमें एक देशभक्ति गीत डाल दे रहे हो, तो आप कहोगे भारत पाकिस्तान संबंध युद्ध होगा तो हम देशभक्ति ललकार मार रहे हैं, तो गलत मार रहे हो। आपको ऐसी ललकार नहीं मारनी है, ठीक है ना। जय हिंद के नारे नहीं लगाने हैं वहां, आपका काम है निबंध लिखना, संबंध दिखा रहे हो। भारत पाकिस्तान पे या बाउंड्री डिस्प्यूट कोई लिख रहे हो तो वहां पे मैप थोड़ा सा दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निबंध में कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हेडिंग के पक्ष में मैं नहीं हूं, कुछ निबंधों में वो है कि आप मैप में दिखा दीजिए हल्का फुल्का, है ना। बाकी आप मत कीजिएगा। अब कोई प्रश्न हो 5 मिनट में पूछ लीजिए। बाकी कल से हम लोग एक टॉपिक शुरू करेंगे, तब ज्यादा समझ में आया। ये सब थेरी है, ये वो है कि तलवार चलेगी कैसे, ऐसे निकालेंगे तो दुश्मन सामने खड़ा होगा, यहां तक ले जाएंगे, फिर वो यहां मार रहा होगा तो कूद के हम इधर होंगे, सच काट देंगे, तब तक वो यहाँ उसके कई टुकड़े कर डालेगा पैर के। तो आज हमने यही बात की है, बात समझ में। हम्म, हम्म। देवनागरी लिख ले, संस्कृत का तो आप लिख सकते हैं, नहीं संस्कृत को नहीं बदलेंगे, संस्कृत लिखने अंग्रेजी वाले को देवनागरी लिखने लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है टिट फॉर टैट, तो आप लिखेंगे टिट फॉर टैट ना। निबंध में बुलेट पॉइंट मत लिखिए, पैराग्राफ लिखिए। निबंध लेखन की ये तो शर्त होती है कि पैराग्राफ में बात की जाती है, बुलेट पॉइंट में एक पैराग्राफ। अगर आ जा रहे हैं तो एक में, नहीं तो नहीं आ रहे हैं तो 2 में। अगर 2-4 शब्द कम पड़ रहे हैं तो 60 से पहले वाइंड अप, 2-4 शब्द बढ़ जा रहे हैं तो 60 के बाद भी 75 तक चले जाएंगे। नहीं, हिंदी निबंध सिलेबस में हिंदी निबंध लिखा हुआ है। एक तो कोशिश करिए कि आप हिंदी के कोट इस्तेमाल करिए, लेकिन अब कोई अच्छा विचार मिल रहा है जो आपके जहन में है और आ गया तो देवनागरी लिख में इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए। हाँ, जैसे इन्होंने रिलेवेंट वीडियो था चला दिया। अच्छा, कुछ मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाता है, कोई बात नहीं, तब कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर याद है तो लिख दीजिए, टिट फॉर टैट किसने कहा, दे देते हैं, लिख दीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है डैश। अगर ऐसा नहीं तुक बन रहा है, कोट लिख के ब्रैकेट में नाम लिख दिए दाहिने साइड में बॉटम पे। महत्वपूर्ण बातों को सेम कलर की पेन या फिर काले से, नीले से सारे लोग लिखते होंगे, काले से अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन वैसा अंडरलाइन मत कीजिएगा कि पूरा अंडरलाइन ही हो जाए, तो वो सोचे कि इसमें पढ़ना क्या है हमको महत्वपूर्ण। अंडरलाइन भाग की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर पैराग्राफ में 5-7 शब्द
किसी में 2 लाइन भी हो सकती है, 10-15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोट्स को भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोट्स को अलग लिखते हैं, कोट्स को नॉर्मली अलग लिखते हैं, 2 पैराग्राफ के बीच में आएगा, अलग रहेगा, अलग पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, एक सेम पेन से लिखे। ज्यादा पेन चेंज करेंगे टाइम बच जाएगा ना, अलग पेन से लिख पा रहे हैं तो लिख दीजिए। 2 ही पेन यूज करनी है, काली और पीली, नीली, और कुछ? हाँ, कोई बात, 2 पेन तो अनुमन्य है, लिखा रहता है काली या नीली, बाल पॉइंट, मतलब कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं। हरी, लाल, गुलाबी, पीली, बैगनी, ये सब नहीं यूज करना। चलिए हम उसमें बता देंगे, अभी हम भी नहीं डिसाइड किया है। साहित्य पे करते हैं, साहित्य में उसकी पहला सेक्शन पहले से शुरू करते हैं। उससे फायदा ये होगा ना कि हम एक वो बड़ा वैचारिक, बड़ा मतलब वो उससे सीखने भी मिलेगा, निबंध लिखने का बड़ा वैचारिक मुद्दा होता है साहित्य वाला, साहित्य संस्कृति वाला, तो वहीं से शुरू करते हैं। साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध 99.9999% डिसाइड है टॉपिक, 100% कुछ होता ही नहीं। ठीक है, और कोई बात इस पर? बाकी तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन को लिख के उसकी व्याख्या की, क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे? अरे कॉपी आप लोगों की चेक हो गई है, आज भी कल हमने घर वाले लैपटॉप में मतलब चेक किया था, भूल गया था, आज शाम तक सब मिल जाएगी, ले आया हूँ पेन ड्राइव में, कल मैं दे नहीं पाया था, वो कॉपी चेक हो गई। कोट्स को लिख के उसकी कोट्स की व्याख्या क्यों करेंगे? इतना टाइम कहाँ है? 600 वर्ड में पूरा निबंध लिखना है, कोट्स की व्याख्या नहीं करेंगे। ऐसा कहा है, रिलेवेंसी दिखाते हुए कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा है, या ऐसा मिलता है, या ऐसा भी, ऐसा ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से करेंगे। तो कोट्स की व्याख्या आप करने लगोगे, 3 कोट्स की व्याख्या ही हो जाएगी 100-150 शब्दों की, तो आपका निबंध का टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। और कोई प्रश्न? और क्या, मैंने मजाक किया था क्या? ऐसे मतलब आप मजाक उसको समझ रहे हैं, उसको चेक करेंगे उसे रात के 3 बजे तक अपने बारे में लिखने। अच्छा सोच के देखो, अपने बारे में लिखने में कितनी हालत खराब हो गई है ना, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं होती है। अभी यही टॉपिक मेरे बारे में होता तो देखते हो पूरा पन्ना भर जाता है ना, किसी के बारे में भी होता, पड़ोसी के बारे में होता, किसी के बारे में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल एक टॉपिक शुरू करते हैं, बस आप लोग लिखने लगेंगे। ठीक है, प्रारंभ फिल्टर करके ही आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया, चीजों को बांट दीजिए, है ना, और निबंध को पढ़ के रुख देख लीजिए कि ये कह क्या रहा है ना। जैसे साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध, तो आपको साहित्य नहीं, संस्कृति के साथ कैसे अंतर संबंधित है, यहीं से अपने को क्या करना है, बांधना है, अपने को यहीं से संकीर्ण कर लेना है, रास्ता उसको बना लेना है कि इस पे चलना है। ठीक है, बाकी अब धीरे धीरे समझ में आएगा। नहीं, लिख के नहीं लाना, पढ़ पढ़ के आना, बस लिखना उतना नहीं।